अ वेरी गुड मॉर्निंग और फाइनली लास्ट लेक्चर बायोलॉजी का 2023 क्रैश कोर्स। ओके, तो समापन समारोह से रिलेटेड बातें तो हम बाद में करेंगे लेक्चर के लास्ट में, ठीक है। अब पहले अभी हम जो पार्ट 2 में बचा हुआ है दैट इज टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ऑलरेडी हमने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उन सब चीज़ों में हमने एंजियोस्पर्म को पूरा कवर किया है। बट यहाँ पे भी जो भी पॉइंट्स एनसीईआरटी बोलती है उसको एक रिकॉल जरूर लेंगे। हालांकि हमें वो कॉन्सेप्ट थॉरोली क्लियर है, आइदर इन पॉइंट ऑफ व्यू मॉर्फोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे लाइफ साइकिल पैटर्न पे हो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। उसके पहले एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखो, जब हम लाइफ साइकिल पैटर्न की बात करते हैं तो हम 3 लाइफ साइकिल देखते हैं। 3 लाइफ साइकिल पैटर्न प्लांट्स में देखने को मिलती है। एक हैप्लॉन्टिक देखने को मिलती है, एक डिप्लॉन्टिक देखने को मिलती है और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखने को मिलती है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो मेन जनरेशन होती है वो कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है, ठीक है। इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी हैप्लॉइड फेस मेन हो जाती है, दैट इज। और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ एक 2n जो सेल बनती है वो सिर्फ जाइगोट बनता है। मतलब कोई प्लांट यदि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहा है तो उसकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड सेल सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, दैट इज वो जाइगोट होगी, जो कि गैमेट के फ्यूजन से बनती है। यहाँ पर क्लियर है। मेन प्लांट मतलब जैसे हम रिक्शिया या मार्केशिया या पॉलीट्राइकम या हम वॉलवॉक्स एल्गी देख रहे हैं या हम स्पाइरोगायरा एल्गी देख रहे हैं या क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज को देख रहे हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो कर रही हैं, तो हमें जो प्लांट दिखाई दे रहा है वो बेसिकली किस तरीके का है? वो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो ये गैमेटोफाइट है। हम हर बार बात करते हैं गैमेटोफाइट यानी वो प्लांट जो है गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। अब इस प्लांट को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको गैमेट्स बनाना है। गैमेट्स जो होते हैं इनवेरिएबली हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कौन सा सेल डिवीजन यूज करेगा? माइटोसिस सेल डिवीजन यूज करेगा। फिर ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए और इन्होंने डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया। जैसे ही जाइगोट बना, इसने मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन कर लिया और ये हैप्लॉइड स्पोर जो है जर्मिनेट होकर के उन्होंने गैमेटोफाइट बना लिया। तो ये तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। इसके बाद हम देखते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन जनरेशन जो हो जाती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट यानी नाम से क्लियर है, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जैसे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो शो करते हैं और फ्यूकस एल्गी शो करती है, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। यानी जो हम प्लांट देख रहे हैं, या तो हम पाइनस का, जैसे कि हम पाइनस का देखते हैं, साइकस का देखते हैं, या आसपास जो भी घास वांस जो भी देख रहे हैं वो जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो कर रही हैं और वो प्लांट्स जो है डिप्लॉयड हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये स्पोरोफाइट हैं तो मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं? हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये हैप्लॉइड, ये मतलब मेन जनरेशन तो इनकी कैसी हो गई? डिप्लॉयड हो गई। इसको भी मत ध्यान लो, ये मेन जनरेशन इनकी डिप्लॉयड हो गई। इनके स्पोरेंजिया में मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इनके केस में गैमेटोफाइट जो होते हैं बिल्कुल रिड्यूस्ड होते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल रिड्यूस्ड कुछ कुछ सेल के। जैसे कि हम एंजियोस्पर्म में देख करके आए, एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट सिर्फ 3 सेल स्टेज, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल से मिलकर के बना है। तो सोचो कहाँ आप देख रहे थे इतना पूरा वेल डेवलप गैमेटोफाइट देख रहे थे, और यहाँ के गैमेटोफाइट में हम कुछ सेल से बना हुआ, 3 सेल का बना हुआ, और एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल का बना हुआ। यानी गैमेटोफाइट बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता, बल्कि अपने खाने पीने रहने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट हो जाता है? स्पोरोफाइट पे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं तो मेन जनरेशन तो हमने 2n देखी, और गैमेटोफाइट जो है हमने किस पे देखा? डिपेंडेंट कंप्लीटली स्पोरोफाइट पर देख लिया, ठीक है, क्लियर। और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, यहाँ पर ये है मेन प्लांट बॉडी पूरी की पूरी डिप्लॉयड है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर्स जर्मिनेट होकर के इन्होंने गैमेटोफाइट बनाया है, जो कि फ्री लिविंग नहीं है, वो डिपेंडेंट है हर चीज के लिए किस पे? स्पोरोफाइट पे। और गैमेटोफाइट में गैमेट्स प्रेजेंट है जो फ्यूज होकर के उन्होंने जाइगोट बनाया। जाइगोट से फिर हम देख रहे हैं ये इस तरीके से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया।
तीसरी लाइफ साइकिल हम देखते हैं, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी आपको उसमें वेल डेवलप्ड, मतलब अच्छा खासा डेवलप स्पोरोफाइट भी देखने को मिलेगा और गैमेटोफाइट भी। दैट इज हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का जो इंटरमीडिएट लाइफ साइकिल पैटर्न होता है वो कौन सा होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। ठीक है, यानी आपको हैप्लॉइड फेज भी देखने को, यहाँ डिपेंडेंसी फ्री लिविंग के सेंस में हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो स्पोरोफाइट है वो भी अच्छे से विकसित है और गैमेटोफाइट भी अच्छे से विकसित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये डिप्लॉयड प्लांट है, दैट इज स्पोरोफाइट है, ये म्यूसिस के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, ये स्पोर जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड प्लांट्स को बनाएंगे जिनको हम गैमेटोफाइट कहेंगे। ये गैमेटोफाइट मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे जो फ्यूज होकर के जाइगोट को बनाएंगे, और जाइगोट डिवाइड माइटोसिस से डिवाइड होगा और माइटोसिस से डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बना करके फिर फाइनली स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल पैटर्न में हम देख रहे हैं, दैट इज ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कुछ एल्गी जिसमें हम एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प दैट इज लेमिनेरिया वगैरह ये वाली साइकिल को शो करते हैं। ठीक है, हम ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ के आ चुके हैं। ब्रायोफाइटा में मेन जनरेशन जो थी वो हैप्लॉइड थी। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करेगा, लेकिन इसमें मेन जनरेशन जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, स्पोरोफाइट। और टेरिडोफाइटा से हम इसके पहले एक चीज और, अब हम एक चीज और यहाँ पर क्लियरली देख रहे हैं, एल्गी इस लाइफ साइकिल को भी शो कर रही है, इसको भी शो कर रही है और इसको भी शो कर रही है, तीनों टाइप की लाइफ साइकिल को शो करती है। तो डेफिनेटली ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से पहले एल्गी बने, एल्गी ने ड्राइव किया तीनों लाइफ साइकिल पैटर्न को। ठीक है, जो हैप्लॉन्टिक शो करते थे उसी से आगे चल के ब्रायोफाइट का फॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे। ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, तो ब्रायोफाइटा जोश जोश में तो चला गया टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब लैंड पर चला गया, लेकिन उसको ये पता चल गया बिना वेस्कुलर टिश्यू के वो आगे डेवलप नहीं हो सकता। भाई टेरेस्ट्रियल, यदि आपको जमीन पे ग्रो करना है तो जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए वेस्कुलर टिश्यू तो होना चाहिए था ना, बट ब्रायोफाइटा में मेन जनरेशन गैमेटोफाइट थी, उसने वेस्कुलर टिश्यू डेवलप नहीं किया। अब क्लियरली देखना, हम जितने भी पढ़ेंगे अभी गैमेटोफाइट, किसी में भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, भले ही वो फ्री लिविंग हो चाहे डिपेंडेंट हो। तो गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। इस वेस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं वो स्पोरोफाइट में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का तो ना टेरिडोफाइटा ने ब्रायोफाइटा के ना तो गैमेटोफाइट ने वेस्कुलर टिश्यू डेवलप किया, ना ही स्पोरोफाइट में। आप थोड़ा सा रिकॉल करो, जब हम मॉस का स्पोरोफाइट पढ़ रहे थे अपरकुलम वाला, तो मैंने आपको बताया था थीका, मतलब जो कैप्सूल का सेंट्रल पोर्शन है वो कॉलुमेला होता है, वो कंडक्टिंग स्ट्रैंड के रूप में काम करता है, उसी से आगे चल करके इस वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो दैट इज, मैं यहाँ पर मेन ये कहना चाह रही हूँ कि एल्गी ने तीनों लाइफ साइकिल ट्राई की, उसमें गैमेटोफाइट, उन्हीं से हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से ब्रायोफाइटा बने होंगे आगे चल के, ब्रायोफाइटा में लेकिन गैमेटोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए वो टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। ठीक है, एक तो उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी उनकी मेंटेन थी। ठीक है, फिर ये ब्रायोफाइटा का समझ में आ गया कि भाई गैमेटोफाइट मेन जनरेशन रखोगे और मेन जनरेशन, और तुम टेरेस्ट्रियल होना चाहोगे और सोचोगे तुम बिना वेस्कुलर टिश्यू आप लैंड्स पर सक्सेसफुल हो जाओ, तो वो नहीं हो सकता था, तो उनका रिस्ट्रिक्टेड रह गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी रिस्ट्रिक्टेड रह गया और वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाए। जैसा कि हम आज के टाइम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट के रूप में हम एंजियोस्पर्म को देखते हैं, उस लेवल तक वो नहीं पहुंच सकते थे, कारण हमें क्लियर है क्यों। फिर ठीक है, टेरिडो और ब्रायोफाइटा में हमने एक चीज और देखी थी, गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है और स्पोरोफाइट खाना नहीं बनाती थी, स्पोरोफाइट फूड लेती थी किससे, गैमेटोफाइट से। अब इसके बाद आकर के बात करते हैं हम टेरिडोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोनों ही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा में हैप्लॉइड जो है, हैप्लॉइड फेज दैट इज गैमेटोफाइट डोमिनेंट थी, टेरिडोफाइटा में डिप्लॉइड फेज यानी स्पोरोफाइट जो है ये डोमिनेटिंग होता है। ठीक है, दिस इज द ओनली ग्रुप, एक इसके पहले और ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर लैंड प्लांट थे, या प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइटा फर्स्ट थे
जिन्होंने अपने स्पोरोफाइट में वैस्कुलर टिश्यूज को डेवलप कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ब्रायोफाइटा थे, लेकिन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट जो है वो टेरिडोफाइटा है। ब्रायोफाइटा की भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट थे? पानी पे। टेरिडोफाइटा भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि टेरिडोफाइटा इज द ओनली ग्रुप जहां पर आपको स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग मिलेगा और गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग मिलेगा। गैमेटोफाइट भले ही इनकॉन्सिपिक्यूअस होता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट के कंपैरिजन में टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट बहुत छोटा होता है, लेकिन वो इतना अपना खाना खुद बना सकता है। वो ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है, और टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेटिक होता है। तो टेरिडोफाइटा इज द ओनली ग्रुप जहां आपको फ्री लिविंग गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में हमने क्या देखा था कि गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, यहीं लिखते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा के केस में हम क्या देख रहे हैं? टेरिडोफाइटा के केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में, एंजियोस्पर्म के केस में। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो ब्रायोफाइटा में फ्री लिविंग कौन है, डिपेंडेंट कौन है? ब्रायोफाइटा में फ्री लिविंग जो है गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। टेरिडोफाइटा में दोनों ही, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग हो गए। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट जो है वो फ्री लिविंग है, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, और सेम चीज जो है आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगी। तो टेरिडोफाइटा इज द ओनली ग्रुप जहां पर आपको स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट देखने को मिलेंगे। देन ओके, ये चीज है। तो फिर यहां पर जब इन्होंने वेस्कुलर टिश्यू डेवलप कर लिया, लैंड में थे और वेस्कुलर टिश्यू थे, तो ये समझ में आ गया कि यदि आपको रहना है टेरेस्ट्रियल एरिया में तो आपको अपने में वेस्कुलर टिश्यू रखना होगा। लेकिन यहाँ पर भी टेरिडोफाइटा में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पानी पर डिपेंडेंट था, तो वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। ठीक है, कहीं पे भी ग्रो कर सकता था ये टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होता है। हम ये बार बार पढ़ के आ चुके हैं कि दैट इज ये वेस्कुलर है और क्या है, फोलियोज है। दैट इज इसकी प्लांट बॉडी जो है रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट होती है, या तो ये भी कह सकते हैं ये प्लांट किंगडम का फर्स्ट प्लांट है जिसमें रूट स्टेम एंड लीफ बनी थी। ठीक है, इसके बाद हम जिम्नोस्पर्म में भी इन चीज़ों को देखेंगे और एंजियोस्पर्म में भी देखेंगे। इसके पहले एल्गी और ब्रायोफाइटा के केस में हमने प्लांट बॉडी को थैलॉइड बोला था। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ। मेन जनरेशन स्पोरोफाइट की गई, वेस्कुलर टिश्यूज प्रोड्यूस किए गए, दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट हो गई। और एक पॉइंट और क्या बोला हमने, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू तो डेवलप हुए ही, और हाँ, लेकिन वाटर पर डिपेंडेंसी बनी है। तो ये प्लांट टेरेस्ट्रियल में कहीं पे भी ग्रो कर सकता था, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसकी डिपेंडेंसी जो है पानी पर बनी हुई थी। ठीक है, ओके, ये क्लियर है। जबकि ब्रायोफाइटा के केस में ऐसा था कि वो भाई बिल्कुल उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी कूल एंड शेडेड प्लेस में ग्रो करना था, और उसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, इसलिए भी उसको कूल और शेडेड प्लेस में ग्रो करना था। टेरिडोफाइटा भी कूल एंड शेडेड प्लेस में ग्रो करेंगे, लेकिन किस लिए? क्योंकि उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। वो बाकी अपना वेस्कुलर टिश्यू रखे हैं, जो रूट भी रखे हुए हैं, जो मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल में करने में कैपेबल है। तो ये याद रखो कि टेरिडोफाइटा भी कूल शेडी प्लेस में ग्रो कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा भी, लेकिन उनका यहाँ पर दोनों रीजन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेस्कुलर टिश्यू का ना होना उनको उसी एरिया में ग्रो कराता है। टेरिडोफाइटा को कूल शेडी प्लेस में सिर्फ इसलिए ग्रो करना पड़ता था क्योंकि उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट थी वाटर। अदरवाइज वो उनके पास वेस्कुलर टिश्यू है, वो कूल शेडी प्लेस में नहीं भी ग्रो करेंगे तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखना होता है। हर एक क्रिस्टल क्लियर रखो इन सब चीज़ों को। ये चार्ट हमने देख ही लिया। तो एल्गी ने ये तीन लाइफ साइकिल पैटर्न दे दिया था। अब इससे इवोल्यूशन ये हुआ कि आप तीनों को ट्राई करो और आपको जो अच्छा लग रहा है और उस हिसाब से आप टेरेस्ट्रियल में जा सकते हो, अपने में थोड़े से परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाओ। और जैसे वेस्कुलर टिश्यू बना लिया टेरिडोफाइटा ने, जिम्नोस्पर्म ने सीड बना लिया, और एंजियोस्पर्म ने सीड को फ्रूट के अंदर पैक कर दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इवोल्यूशन की इसमें
एक एक चीज़ें और डेवलप करके वो एकदम बिल्कुल किंग स्टाइल में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ाते गए। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो दैट इज यदि हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि इनमें एक वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन उनके लिए बिल्कुल क्या था, टर्निंग पॉइंट हो गया था आगे चल करके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के लिए भी। ठीक है, ये तीनों मोड जो है किसने प्रोवाइड करा दिया था? एल्गी ने। हैप्लॉन्टिक, स्पायरोगायरा, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीशीज। डिप्लॉन्टिक, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड फ्यूकस एल्गी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस एंड कैल्प जैसी एल्गीज जो है वो इस तरीके की लाइफ साइकिल को शो करती हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको सिर्फ ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसके रिस्पेक्ट में बता रही हूँ? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की मेन जनरेशन हो गई स्पोरोफाइट, दैट इज वो मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होगी। टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर लैंड प्लांट हो गए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनकी वाटर पर डिपेंडेंसी बनी रहने के कारण ये इनका नैरो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे स्पोरोफाइटा, स्पोरोफाइट है तो स्पोरेंजिया लगेंगे। ये स्पोरेंजिया जो है ये है कि मतलब देखो, इसके बाद हम पहले इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनेगा? छोटा छोटा सा गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, और ये जैसे पर्ण के केस में हार्ट, इनका जो गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइटा का, उसको हम प्रोथैलस बोलते हैं। ठीक है, पर्ण में हार्ट के शेप का प्रोथैलस देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें फिर यहाँ पर आर्कीगोनिया लगेगी, एंथ्रीडिया लगेंगे। यदि मोनेशियस है तो एक ही थैलस में लग जाएंगे। डायोशियस है तो दो डिफरेंट थैलस में, एक मेल थैलस होगा एक फीमेल थैलस होगा। ठीक है, फिर आर्कीगोनिया में फीमेल गैमेट होगा, एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइट्स बनेंगे जिनका फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनेगा। ये इसकी लाइफ साइकिल है। ठीक है, यहाँ दोनों ही इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मेन जनरेशन है वो स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट बहुत रिड्यूस हो चुके हैं एज कंपेयर टू ब्रायोफाइटा के गैमेटोफाइट। ओके, ये चीज है। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म पढ़ते हैं। मैक्रोफिल्स पढ़ते हैं। ये अब इसके बाद जब हम पढ़ेंगे ना तो हम इमेजेस देखेंगे, लाइफ साइकिल पैटर्न क्लियर है। सिलेजिनेला मैं बोलती हूँ तो सिलेजिनेला भी यही जो अभी हमने साइकिल फॉलो की वही बनाएगा, बस उसके माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजियम कैसे बनते हैं, उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है, बस उसी को स्टडी करेंगे। वैसे ही सेम चीज जिम्नोस्पर्म के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन जो होगा वो हम बात करते जाएंगे, बट लाइफ साइकिल यदि आपको समझ में आ गई, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कि फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट है, और अभी मैक्रोफिल, माइक्रोफिल और स्पोरोफिल में क्या डिफरेंस है उनकी बात करने जा रहे हैं हम। तो मैक्रोफिल्स, मैक्रो यानी लार्ज, माइक्रोफिल्स यानी स्मॉल, मतलब जो सिंपल, जैसे हम पौधों में पत्तियां देखते हैं, यदि वो छोटी साइज की हैं तो उसको हम माइक्रोफिल्स बोलेंगे, जैसे कि हम सिलेजिनेला के केस में देखते हैं। ठीक है, बड़ी साइज की पत्तियां हैं यदि टेरिडोफाइटा में, जो फोटोसिंथेटिक पत्तियां हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाली पत्ती यदि छोटी साइज की है तो माइक्रो, बड़ी साइज की है तो मैक्रो हो गई। ये हमें फर्न में देखने को मिलता है। ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोग भूल सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि हम पूरा की पूरा फोकस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल में कर लेते हैं, और एग्जामिनर जो है एक लाइन पिक करेगा और इसमें हमारे 4 नंबर लेकर के चला जाएगा। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से, बहुत छोटा सा दिया हुआ है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, लेकिन उनकी एक एक लाइन में कम से कम आधा एक पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो मैक्रोफिल्स, माइक्रोफिल्स जो है ये फोटोसिंथेटिक लीफ है, ये साइज में। फिर एक चीज हम पढ़ते हैं स्पोरोफिल, यानी वो लीफ जो अपने में स्पोरेंजिया को बियर करती हैं, जिनमें स्पोरेंजिया लगते हैं उनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। अब एक चीज और याद रखिए, टेरिडोफाइटा में कई सारी चीज पढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा का जो स्पोरोफाइट था वो फुट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड था, और कैप्सूल में हम देखते थे सिर्फ एक टाइप के स्पोर बनेंगे, एक ही साइज के स्पोर बनेंगे। तो ब्रायोफाइटा जो है वो हमेशा होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि मैं ब्रायोफाइटा में ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कराती ना तो यहाँ पे आप कम नहीं कर पाते उस चीज को। तो ब्रायोफाइटा जो है वो सिर्फ एक साइज के स्पोर बनाते हैं। ये हो सकता है कि उसमें से कुछ मेल स्पोर हो, कुछ फीमेल स्पोर हो, लेकिन स्पोर का साइज जो रहेगा सेम साइज का रहेगा। तो ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं।
टेरिडोफाइटा में अधिकतर टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, दैट इज उनके स्पोरेंजियम में एक ही साइज के स्पोर बनते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे हैं जिनमें दो टाइप के स्पोरेंजियम लगते हैं, एक स्पोरेंजियम को हम मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं और एक को माइक्रो स्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रो स्पोरेंजियम में छोटे साइज के स्पोर बनेंगे और मेगा स्पोरेंजियम में बड़े साइज के स्पोर लगेंगे। मेगा स्पोरेंजियम में ये जो मेगा स्पोर बन रहे हैं ये जो है ये जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा और ये जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे माइक्रोफिल, मैक्रोफिल, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल यानी वो लीफ जो स्पोरेंजिया बियर करती है। टेरिडोफाइटा के पास ऑप्शन है वो होमोस्पोरस भी हो सकता है, हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है। तो कोई भी हो, चाहे वो मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम हो, मेगा स्पोरेंजियम हो, माइक्रोस्पोरेंजियम हो या होमोस्पोरस है, तो एक ही टाइप का स्पोरेंजियम होगा। वो जिस लीफ पर लगता है उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, तो जब यदि होमोस्पोरस है तो आप सिर्फ स्पोरोफिल बोलोगे, लेकिन यही यदि टेरिडोफाइटा हेट्रोस्पोरस है तो वो स्पोरोफिल जो मेगा स्पोरेंजियम को बियर करती है उसको हम मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे, और जो माइक्रो स्पोरेंजियम जिस पर लगते हैं उस स्पोरोफिल को हम माइक्रो स्पोरोफिल बोलेंगे। अब ये देखो, ये स्पोरोफिल्स हैं, ठीक है, ये स्पोरोफिल है, इनके ऊपर या नीचे, या तो ऊपर डॉर्सल साइड या एबेक्सियल साइड, नीचे साइड कहीं पे भी स्पोरेंजिया लग सकते हैं, वो सब हम बात करेंगे। तो ये कई बार क्या होता है, लीफ ये स्पोरोफिल एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है और बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के कंडेंस होकर के कोन या स्ट्रोबिलस को बनाती हैं, कोन या स्ट्रोबिलस को बनाती हैं। तो कोन या स्ट्रोबिलस कुछ नहीं है, वो स्पोरोफिल का कॉम्पैक्शन है, एक ही जगह सारी स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल अभी हमें क्लियर है, ठीक है। तो जब कभी स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर के कंडेंस होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना क्लियर हुआ। अब हाँ, अब सपोज जैसे सिलेजिनेला जो है, सिलेजिनेला जो है वो हेट्रोस्पोरस है, ठीक है, हेट्रोस्पोरस है, दैट इज एक माइक्रोस्पोरेंजियम लगेगा, एक मेगास्पोरेंजियम लगेगा। मोनोइशियस है, सिलेजिनेला का स्पोरोफाइट जो है वो मोनोइशियस है, यानी एक ही प्लांट में मेगास्पोर भी लगने वाले हैं, उसी प्लांट में माइक्रोस्पोर भी लगने वाले हैं। तो जैसे ये देखो, इसको मैंने बोला मेगा स्पोरोफिल, इसको मैंने बोला माइक्रोस्पोरोफिल, इसने छोटे छोटे स्पोर बनाए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हुआ, ये मेगास्पोरेंजियम हुआ, इसमें ये जो है बड़े बड़े स्पोर्स बने। ये जर्मिनेट होकर के क्या बनाने वाले थे, बोलो इसको, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पे क्या लगेगा, एंथ्रीडिया, जिस पे क्या बनेंगे, फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड, बन गया मेल गैमेट, ठीक है। तो हमने ब्रायोफाइटा में भी देखा मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट या मेल गैमेट जो है उसको एंथ्रोजोइड्स कहा। मेगास्पोर जैसा कि हम सिलेजिनेला एंड साल्विनिया में देखेंगे, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये दो नाम याद रखो, ये हेट्रोस्पोरस है, यानी इनमें दो टाइप के स्पोर्स लग रहे हैं। तो ये मेगास्पोर जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और ये फीमेल गैमेटोफाइट जो बना यहाँ पर आर्किगोनियम बनेंगी। आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, यहाँ पर इसमें यदि एक आर्किगोनियम है तो ये वेंटर, ये नेक, यहाँ पर एग हो गया, यहाँ पर वेंटर कैनॉल सेल हो गई, और यहाँ पर नेक कैनॉल सेल हो गई। ओके, तो यहाँ पर सॉरी, ये जो है ब्रायोफाइटा में हमने देखा था 6 से 11 के बीच नेक कैनॉल सेल होती हैं, ठीक है। ये जो बीच में कैविटी है वहां पर जो सेल प्रेजेंट थी उसको हमने नेक कैनॉल सेल बोला था। ब्रायोफाइटा में मैक्सिमम नंबर में नेक कैनॉल सेल होती हैं। यहाँ पर टेरिडोफाइटा में ये नेक कैनॉल सेल का नंबर जो है एक ओनली 1 होती है, और जब हम जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो वहाँ नेक कैनॉल सेल होती ही नहीं। आर्किगोनिया जरूर, उसमें नेक सेल तो होगी। नेक सेल तो क्या है, जो इसकी कवरिंग, ये नेक सेल है, ठीक है, ये अंदर जो भरी हुई है ये नेक कैनॉल सेल है। तो ये देख रहे हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट का रिडक्शन होता जा रहा है तो नेक कैनॉल सेल का जो नंबर भी रिड्यूस होता जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं ना कि हम यदि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से डिप्लॉन्टिंग की तरफ बढ़ेंगे तो गैमेटोफाइट कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। हैप्लॉन्टिंग में गैमेटोफाइट बिल्कुल किंग था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में रिडक्शन देखने को मिला टेरिडोफाइटा में जैसा हम देखते हैं, और डिप्लॉन्टिक जो कि एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा डेवलप
आर्कीगोनियम जो है वो हमें ब्रायोफाइटा में, और लीस्ट डेवलप हमें जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर? तो हमें आर्कीगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट किस में देखने को मिलती है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। इन तीनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो आर्कीगोनियम है। एंथ्रीडियम आपको ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देखने को मिलेंगे। जिम्नोस्पर्म में ये जो है पॉलन ग्रेन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व करोगे। तो जो बोला है कि आर्कीगोनियम किसमें है, एंथ्रीडियम किसमें है। एल्गी में आर्कीगोनियम नहीं है। एल्गी में यदि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं oogoनियम। ओके, एंथ्रीडियम वहां जरूर देखने को मिलेगा। ओके, एल्गी में एंथ्रीडियम देखने को मिलेगा, बट एल्गी में आर्कीगोनियम देखने को नहीं मिलेगी। फर्स्ट ग्रुप जिसमें हम आर्कीगोनियम देखेंगे वो ब्रायोफाइटा, और मोस्ट एडवांस ग्रुप जिसमें हम आर्कीगोनियम देखेंगे दैट इज जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा की आर्कीगोनियम में नेक कैनाल सेल 6 से 11 के बीच वेरी कर सकती है। टेरिडोफाइटा में सिर्फ 1, जिम्नोस्पर्म में नेक कैनाल सेल एब्सेंट हो जाती है। तो वेरी रिड्यूस्ड आर्कीगोनियम जो है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये चीज हमने देखा। अब ये एंथ्रीडियम बना और ये एंथ्रोजोइट और आर्की फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। हो गई लाइफ साइकिल। बस यही चीज है टेरिडोफाइटा की। अब हम पहले पढ़ते हैं जो एनसीईआरटी लिखती है। टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर लैंड प्लांट, बोथ जनरेशन इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट हुआ। डोमिनेटिंग जनरेशन जो है स्पोरोफाइट है, कैन बी होमोस्पोरस, जो कि मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट जैसे कि सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। टेरिडोफाइटा को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। लाइकोप्सिडा, जिसमें हम लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला को रखते हैं। फिर एक हम स्फिनोप्सिडा पढ़ते हैं जिसमें हम हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ, दैट इज इक्विसिटम को रखते हैं। और तीसरा जो होता है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में हम सारे फर्न्स को रखते हैं। आप लोगों ने भी अपने घर में फर्न को सजावटी पौधे के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में लगाया होगा, हो सकता है वो। अभी आप देखोगे कई बार हमारे गार्डन में ही वो प्लांट होता है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इसके इतनी लंबी चौड़े पढ़ाई है जो हमें नीट में मार्क्स दिलाती है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोरिक मियोसिस हो गई। हाँ, लाइकोपोडियम जो है उसको यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो आप लाइकोपोडियम उसमें पढ़ोगे। तो इसका हम टेरिडोफाइट को हम मेडिसिनल यूज़ भी करते हैं। ये इसकी रूट सॉइल बाइंडर का काम करती है। ऑर्नामेंट के रूप में हम फर्न्स को लगाते हैं। ये कूल, डैम, शेडी प्लेस में ग्रो करते हैं। सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यदि पानी नहीं मिलेगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ओके, संजीवनी बूटी जो है वो सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस प्लांट ही है, सिलेजिनेला ही है जो संजीवनी बूटी जिसका रामायण में वर्णन है। उसे रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। यदि पानी नहीं है ना तो वो बिल्कुल पानी नहीं है तो वो मेलों में मिलता है ये सिलेजिनेला का प्लांट। इस तरीके से बिल्कुल सिकुड़ी हुई रहती, जैसे आप उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे वो बिल्कुल अच्छा सा खिला हुआ पौधा बन जाती है। इसे हम सिलेजिनेला को हम रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं और इसे हम क्लब मॉस भी कहते हैं। ओके, अब लीव्स स्मॉल होती हैं। फोटोसिंथेटिक लीफ जो छोटी, उन्हें माइक्रोफिल, जैसे कि हम सिलेजिनेला में देखते हैं। सिलेजिनेला में माइक्रोफिल जो हैं वो सिर्फ 2 रो में अरेंज हैं। फ्यूनेरिया में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं वो स्पाइरली अरेंज थे। ठीक है, ब्रायोफाइटा में लीफ तो थी नहीं, लीफ लाइक अपेंडेजेस जो थे फोलियोज गैमेटोफाइट में, ठीक है, उस लीफी गैमेटोफाइट में, उसमें ये जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं वो स्पाइरली अरेंज थे। यहाँ 2 वर्टिकल रोज में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफिल्स हमें सिलेजिनेला में देखने को मिलती है, जबकि लार्ज साइज की फोटोसिंथेटिक लीफ हमें फर्न में देखने को मिलती हैं। स्पोरोफिल जो है के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं तो हम उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। जिन लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं हम उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। सम टाइप स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कोन और या स्ट्रोबिलस कहते हैं। कोन या स्ट्रोबिलस हमें इक्विसिटम में देखने को मिलता है और सिलेजिनेला में देखने को मिलता है। तो देखो 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया, सिलेजिनेला फर्न, सिलेजिनेला माइक्रोफिल, फर्न मैक्रोफिल, कोन इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला। ओके, अब जो और सिलेजिनेला साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, ये कुछ चीजें याद रखते जाओ एग्जाम्पल्स को।
हेप्लॉइड स्पोर जो हैं वो बहुत स्मॉल लेकिन मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाते हैं। इनके गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस में सेक्स ऑर्गन लगते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई दे ग्रो इन कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो, नीड वाटर फॉर एंथ्रोजोइड ट्रांसफर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि एंथ्रोजोइड को पानी के ही माध्यम से वो चल करके आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे। हाँ, यहाँ पर क्लियर लिख दिया है, नो वैस्कुलर टिश्यू इन गैमेटोफाइट, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कि टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट में पूछ ले कि वो वैस्कुलर है कि नॉन वैस्कुलर, तो टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट नॉन वैस्कुलर है, स्पोरोफाइट जो है वो वैस्कुलर है। ओके, और यही वाटर पर डिपेंडेंसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से के लिए उसको लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। मैंने आपको ये क्लियर बोला है कि ये कहीं पे भी ग्रो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास रूट है। लेकिन यदि पानी नहीं है, सेक्सुअल मतलब यदि नमी वाली जगह में ग्रो कर रहा है कोई सिलेजिनेला, तो इसको इधर सब जगह पानी मिल रहा है, तो एंथ्रोजोइड रिलीज होगा, जब एंथ्रोजोइड जब एंथ्रीडियम से रिलीज होगा तो उसको तैरने के लिए पानी या उसकी स्विमिंग के लिए पानी मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक सिलेजिनेला ग्रो करा रही हूँ, ये ग्रो तो हो रहा है, लेकिन इसको पानी जो है सिर्फ रूट से ही, नीचे से ही मिल पा रहा है। ग्रोथ के लिए तो मिल पा रहा है, लेकिन ऊपर यहाँ पर उसको पानी नहीं मिल पा रहा, तो वो वहां नहीं होगा। ओके, ये चीज हुआ। देन ये देखो, ये इसके पहले हम यहाँ पर ये डायग्राम देखते हैं, एनसीईआरटी हमारा, ये सिलेजिनेला है, ठीक है, ये इसका स्टेम है, और स्टेम में ये देखो ये माइक्रोफिल्स लगे हुए हैं जो कि 2 रो में लगे रहते हैं। ठीक है, ये एक चीज और देखना है, ये सिलेजिनेला में जहां पे भी ब्रांचिंग होती है, ये सिलेजिनेला का स्टेम है, जहां पे भी ब्रांचिंग होती है वहां से एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसे हम राइजोफोर कहते हैं। ठीक है, ये अब जैसे ये यहां से भी निकाल दो, यहां से निकाल दो, यहां से ब्रांचिंग हुई तो ये यहां से निकल गया। तो राइजोफोर की निकलने की लोकेशन कहाँ होती है? जब स्टेम में जहां भी आप ब्रांच करा रहे हो तो वहां पर ये देखने को मिलेगा। ये देखो, ये राइजोफोर निकल रहा है, ये यहां से ये ब्रांचिंग हुई तो ये दिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कुल मिलाकर के ये यहां से यहाँ ब्रांचिंग हो रही है तो आगे चल करके ये देखने को मिलेगा। और ये जो है राइजोफोर, फिर इसके ऊपर आगे चल करके यहाँ पर रूट निकलती है। तो राइजोफोर की यदि एनाटॉमी देखी जाए तो ना ही वो स्टेम से मिलती है, ना ही वो इस रूट से मिलती है। तो राइजोफोर एक इंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ना ही तो वो स्टेम है, ना ही तो वो रूट है। तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, ऑर्गन जेनेसिस, नया ऑर्गन है ये। ठीक है, ये ऑर्गन जेनेसिस हम ये राइजोफोर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब ये हमने सिलेजिनेला का स्पोरोफाइट देखा, ये इक्विसिटम का स्पोरोफाइट है, ये फर्न का स्पोरोफाइट है, और ये साल्विनिया वाटर फर्न, एजोला साल्विनिया को हम वाटर फर्न कहते हैं, वो उसका स्पोरोफाइट है। तो ये जो भी देख रहे हैं हम, ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, टेरिडोफाइटा के स्पोरोफाइट प्लांट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने समझा। ये देखो हमने क्लियर, हाँ, सिलेजिनेला में भी कोन्स लगते हैं, और ये देखो यहाँ पर सारी ये जो दिखाई दे रही है ना, ऐसे ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये कुछ नहीं है, ये स्पोरोफिल हैं जिन्होंने अपने ऊपर स्पोरेंजिया को बियर किया हुआ है। तो ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाई दे रही है, इसको हम स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं, जिसमें स्पोरोफिल जो है कॉम्पैक्ट होकर के हैं। ओके, तो इक्विसिटम जो है वो होमोस्पोरस है, ये भी होमोस्पोरस है। ठीक है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है और सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है। 2 टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, 2 साइज के स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये हुआ। फिर एक और इमेज थी, वो एडिशनल इमेज है, ये देख लो, ये सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला में ये देखो, ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर के ये इस तरीके से स्ट्रोबिलस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये डॉर्सल व्यू, और ये देखो इसकी ये माइक्रोफिल्स हैं जो दो एक्सिस, दो वर्टिकल रो में, एक ये वर्टिकल रो दिखाई दे रही है और एक ये वर्टिकल रो दिखाई दे रही है, 2 वर्टिकल रो में प्रेजेंट है। ओके, एजोला वाटर फर्न, साल्विनिया वाटर फर्न। ठीक है, एजोला साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, तो इसलिए एजोला को पैडी फील्ड यानी धान के खेत में उगाया जाता है। तो एजोला का स्पोरोफाइट जब डिग्रेड होगा ना, तो उसके अंदर जो नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब हैं, वो उनके द्वारा फिक्स की हुई नाइट्रोजन भी पैडी फील्ड में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने ब्रायोफाइटा से रूल इस्टेब्लिश कर दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ब्रायोफाइटा से ही हमने एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन रूल इस्टेब्लिश किया था और oogamous एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने एज अ रूल इस्टेब्लिश किया था। तो ये भी फॉलो करेंगे इसको कि ये होगा जाइगोट डेवलप into multicellular well differentiated स्पोरोफाइट। वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट यानी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड होगा इनका स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस हो सकते हैं या हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। होमोस्पोरस हैं तो ये जो होमोस्पोरस है तो इसमें जो स्पोर जर्मिनेट होकर के मोनेशियस यानी मोनेशियस प्रोथेलिस यानी मोनेशियस गैमेटोफाइट बनाएंगे जिसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम दोनों लगेंगे। ठीक है। हेट्रोस्पोरी के केस में 2 टाइप के स्पोर्स लगेंगे, मेगा स्पोर जो कि जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, माइक्रोस्पोर जो जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट एंथ्रीडियम बियर करेगा और फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल प्रोथैलस जो है वो आर्किगोनियम बियर करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके पहले हम इमेज देख ले फिर इस पॉइंट्स पे आएंगे। ये सिलेजिनेला का स्टेम का टीएस है। ठीक है, स्टेम का टीएस है तो इसमें यही देख लो, क्यूटिकल हो जाएगी, फिर एपिडर्मिस हो गई, फिर ये कॉर्टेक्स हो गई, ये एंडोडर्मिस है और इसमें एंडोडर्मिस जो है इस तरीके से ट्रेबेकुली बनाती है और जिसमें कि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। ये देखो एंडोडर्मिस ट्रेबेकुली। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और फिर यहाँ पर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम प्रेजेंट होंगे जो स्टील के रूप में प्रेजेंट, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड फ्लोएम यहाँ की स्टील को बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कई बार क्वेश्चन बनता है दैट इज एंडोडर्मिस ट्रेबिकुली के रूप में कहा किसमें देखी जा सकती है, तो सिलेजिनेला के स्टेम में इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, देन ये देखो ये सिलेजिनेला का कोन है। इसके पहले हमने इसकी इमेज कहाँ देखी, ये जो है ना ये, इसको अब मैं ऐसे लंबाई इसका LS सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब इसको ये जैसे ये है तो इसको 20 से काट करके मैं ये इमेज दिखाऊंगी अब आप लोग को। ये जो वहां पे देख रहे थे ना ऐसे इस तरीके से, वो ये जो है इसको यदि ऐसे लंबा काटो तो ये दिखाई देता है। यहां पर देखो सिलेजिनेला हमने बोला हेट्रोस्पोरस होता है, 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। तो कुछ लीफ जो है वो मेगा स्पोरोफिल है और कुछ लीफ जो है ऊपर वाली वो क्या है, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये नीचे की तरफ आप ध्यान से देखना इसको, ये एक्चुअली मैंने बुक से इमेज ली है। ये इसमें देखो कम स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इनमें बहुत सारे स्पोर दिखाई दे रहे हैं, यानी ये माइक्रोस्पोर हैं और ये मेगा स्पोर्स हैं। ठीक है, क्लियर? ये सिंपल सा है, इसको टीएस करके देखते हैं तो हम ये देखते हैं। और यहाँ पर ये देखो ये क्या हो गई, मेगा स्पोरोफिल, ये सबटेंड कर रही है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, मेगा स्पोरेंजियम, और यहाँ पर एक छोटा सा लिग्यूल भी होता है, छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लिग्यूल कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर, मतलब कुछ नहीं है, ये एक्सिस है, ये स्टेम एक्सिस है, ये हो गई मेगा स्पोरोफिल, यहाँ पर हमने मेगा स्पोरेंजियम लगा दिया, यहाँ एक छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लिग्यूल बोल रहे हैं, ये मेगा स्पोरोफिल हो गई और ये मेगा स्पोरेंजियम हो गया और इसमें मेगा स्पोर्स लग गए, वही चीज है। और ऊपर जो है यही माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए यही डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ओके, देन ये इसको डिटेल में देख लो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गई, ये इसका लिग्यूल हो गया, ये माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया और ये देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हो गए। ठीक है, ये स्पोर अलग अलग हो गए, ये जर्मिनेट होकर के क्या बनाएंगे सॉइल पे, दैट इज मेल प्रोथैलस बनाएंगे जिसमें क्या लगेगा, एंथ्रीडियम लगेंगे, एंथ्रीडियम के अंदर फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और है, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। हम टेरिडोफाइटा को हम ट्रैकियोफाइटा में तो रखते हैं, ट्रैकियोफाइटा यानी जिसमें वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, लेकिन हम इसको स्पर्मोफाइटा में नहीं रखते। टेरिडोफाइटा सीड नहीं बना पाए थे, टेरिडोफाइटा के जो हेट्रोस्पोरस और प्लांट्स हैं उन्होंने एक कोशिश की सीड बनाने की, बहुत आगे तक बढ़े लेकिन वो सीड नहीं बना पाए।
ठीक है, अब सीड बनाने के लिए क्या कंडीशन है, थोड़ा सा याद करो। हमने जब एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो हमने यही देखा था ना कि दैट इज ओव्यूल होता है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी था, इसके अंदर हम ओव्यूल बनाते हैं। ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होती है, उससे 4 मेगास्पोर बनते हैं जिसमें से 3 माइक्रोपाइलर एंड वाले डीजनरेट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा रही हूं मैं। ठीक है, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस में एक आर्किस्पोरियल सेल डिफ्रेंशिएट होती है, हाइपोडर्मिस यानी जस्ट न्यूसेलस के नीचे के, ये न्यूसेलस है। तो यहाँ पर एक सेल डिफ्रेंशिएट होकर के मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनाती है जिसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर जो है वहीं जर्मिनेट होता है, वहीं जर्मिनेट होता है यानी उसमें माइटोसिस होती है और वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनाता है। यहाँ पर ये चीज को मैं बाहर ला रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये एक एग है और यहाँ पर सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये जो है, ठीक है, मेगास्पोर को हमने बाहर नहीं निकलने दिया, ओव्यूल से हमने बाहर नहीं निकलने दिया, उसको वहीं जर्मिनेट कराया। तो मेगास्पोर का जर्मिनेशन यानी उसमें जो कंटिन्यूस 7 टाइम माइटोसिस जो होता है उसके रिजल्टेंट हमें ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक मिलता है। फिर मेल गैमेट यहीं आता है और यहीं पर इसको फर्टिलाइज कर देता है। तो ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल इज अ इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जो हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या हुआ, मेगास्पोर बना, वहीं जर्मिनेट हुआ, वहीं फीमेल गैमेटोफाइट बना, फीमेल गैमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन भी वहीं हुआ, एग का फर्टिलाइजेशन भी वहीं हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी वहीं हुआ। एम्ब्रियो को भी हमने इस ओव्यूल से निकलने नहीं दिया। ठीक है, ये ओव्यूल जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सीड में कन्वर्ट हो गया और सीड के अंदर ही छोटा सा एम्ब्रियो बैठा रह गया। ठीक है, यानी हमने क्या किया है, माइक्रोस्पोरेंजियम दैट इज पॉलन सेक से तो हमने पॉलन ग्रेन को बाहर जाने दिया, दैट इज मेल गैमेट तो को घूमना फिरना अलाउ किया, लेकिन फीमेल गैमेट को, मतलब जो फीमेल गैमेट जिससे भी बन रहा है, मेगास्पोर से बन रहा है, ना ही उसको ओव्यूल से निकलने दिया। ठीक है, अभी हम ये जो है मेगास्पोर उसको हम बाहर निकाल दें तो क्या होगा, सीड बनेगा क्या, कभी नहीं बन सकता। सीड बनाने के लिए सीड बनाना है तो सबसे मस्ट कंडीशन है मेगास्पोरेंजियम बाहर नहीं निकले, उससे बनने वाला फीमेल गैमेटोफाइट भी ओव्यूल के अंदर रहे, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहे, और उसका फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो तो एम्ब्रियो भी किसी भी हाल में बाहर नहीं निकले। ठीक है, तब जाकर के जिम्नोस्पर्म सीड बना पाए। तो जिम्नोस्पर्म ने एक बार में सीड नहीं बना लिया था, उसकी पहले की को अटेम्प्ट किसने कर लिया था, सिलेजिनेला, हेट्रोस्पोरस है ये। ठीक है, सीड हैबिट प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, दैट इज सीड बनाने की कोशिश हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट ही कर सकते थे, होमोस्पोरस नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 टाइप के सबसे पहले स्पोर को बनाना जरूरी था। ठीक है, तो सिलेजिनेला ने 2 टाइप के स्पोर बनाए, ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये तो निकल जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो मेगास्पोरेंजियम है और ये मेगास्पोर है। ठीक है, ये मेगास्पोर का जर्मिनेशन हम यहीं पे कराएंगे, जर्मिनेट हुआ। ठीक है, इसके बाद मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट्स, एंथ्रोजोइड्स भी किसी भी तरीके से इसके अंदर पहुंच गए, फर्टिलाइजेशन भी यहीं पर हुआ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़ा सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी यहीं हुआ, फिर वो मेगास्पोरेंजियम इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को रिटेन नहीं कर पाया, ये बाहर निकल गया। और हमने यहाँ पर क्लियरली जो अभी एंजियोस्पर्म का पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हमने बस यही कोशिश की, जिम्नोस्पर्म ने भी यही किया था, मतलब कि एम्ब्रियो को भी हमने इस स्ट्रक्चर से बाहर नहीं, ये ओव्यूल जो है, ये जो ओव्यूल है ओवरी के अंदर, उससे बाहर नहीं निकलने दिया। ये ओव्यूल जो है ये क्या है, ये भी तो मेगास्पोरेंजियम है जिसकी चारों ओर इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप होगा। ये न्यूसेलस है और ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है। ठीक है, यहाँ इसके केस में क्या है, ये इंटेग्यूमेंट नहीं है, सिर्फ ये मेगास्पोरेंजियम है, ये सिर्फ मेगास्पोरेंजियम है, इसमें इस तरीके से इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट थे। ठीक है, तो इस मेगास्पोरेंजियम ने इतनी कोशिश की, सीड बनाने की कोशिश की, कि उसने मेगास्पोर को मना कर दिया, तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम यहीं जर्मिनेट होगे।
उसने फर्टिलाइजेशन भी वहीं करवा के दिया, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ स्टेज तक होने के बाद मेगास्पोर से एम्ब्रियो बाहर निकल गया। सपोज ये एम्ब्रियो नहीं निकलता, इसी के अंदर रहता, तो हम पढ़ते कि टेरिडोफाइटा फर्स्ट ग्रुप था जिसने सीड बना लिया। तो इसने एक कोशिश की, और इस कोशिश में जो भी गलती थी, हो सकता है इंटेग्यूमेंट नहीं था या वॉट एवर जो भी है, सिलेजिनेला पूरा प्रिपेयर्ड नहीं था सीड बनाने के लिए। इसके बाद जिम्नोस्पर्म ने ये जो है एम्ब्रियो को बाहर नहीं निकलने दिया, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रखा और वो सीड बना लिया। ठीक है, और सीड का बेनिफिट हमें मालूम है कि किस तरीके से सीड जो है जियोग्राफिकल उस स्पीशीज के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में और डॉर्मेंसी के थ्रू उसके सर्वाइवल एडवांटेज को कितना ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं। ये सब बात हमने कहाँ की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, ये बात जो भी हमने इतनी समझी, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, कोशिश की। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट like Sileginella, retention of megaspore, germination and fertilization and development of embryo up to a certain stage inside megasporangium, inside megasporangium, और megasporangium किस में लगा हुआ था, स्पोरोफाइट में लगा हुआ था। ठीक है, अफर्ड टूवर्ड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, टेरिडोफाइटा को हमने फोर में डिवाइड किया है। साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला आता है, स्फिनोप्सिडा जिसमें इक्विसिटम आता है, और टेरोप्सिडा में हम सारे ऑर्नामेंटल फर्न्स को रखते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा में ब्रायोप्सिडा में हमने मॉसेस को रखा था, पॉलीट्राइकम एंड और क्या पढ़ा था, स्फेगनम पढ़ा था। ठीक है, और फ्यूनेरिया पढ़ा था वहां पर मॉसेस में। मॉसेस ब्रायोप्सिडा में, ब्रायोफाइटा की ब्रायोप्सिडा के हैं, टेरोप्सिडा में हम सारे फर्न्स को रखते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ भी है इसमें यहाँ पर याद रखिएगा, ये ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियानेटम जो है ये सब क्या है, होमोस्पोरस है। लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, इक्विसिटम हेट्रोस्पोरस है, साइलोटम होमोस्पोरस है। ठीक है, ये जितने नाम दिए उन्हीं से बात करेंगे हम। ठीक है, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया हेट्रोस्पोरस हो गए। इसके अलावा सिलेजिनेला, इक्विसिटम, इन्होंने क्या बनाया, कोन बनाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और हाँ, अब हम जब फर्न की बात करते हैं तो फर्न में आप देखो, जस्ट मिनट में हाँ, ये जो इमेजेस हैं ये फर्न के रिलेशन में है। फर्न जो भी हम ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियानेटम, ठीक है, एडियांटम जो भी है, उसके इन तीन का नाम देखते हैं, इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये तीनों ही होमोस्पोरस है। तो लाइफ साइकिल पैटर्न वही होगी। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये फर्न का स्पोरोफाइट दिखाई दे रहा है। और फर्न आप जो जहाँ यदि आप कभी भी हिली एरिया में जाओगे तो ये फर्न आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, वहाँ के हिसाब से एडेप्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो एक चीज़ याद रखना, दैट इज़ ये जो है, हम जब लीफ पढ़ते हैं तो लीफ में हम एक टैक्सिस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है लीफ लेमिना की फोल्डिंग कैसी होती है उसके रिलेशन में। लीफ के केस में आप क्लियरली देख रहे हो, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है। ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड है ना, ये रैकिस जा रहा है और इसके दोनों ओर लीफ है। ठीक है, तो ये एक ही लीफ है। ठीक है, तो लीफ लेमिना की फोल्डिंग कैसे होती है उसको हम टैक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो रहता है ये इस तरीके से कॉइल्ड रहता है। जब यंग लीफ रहती हैं फर्न की तो ये इस तरीके से रोल रहती है, फिर ये धीरे धीरे से खुलते हुए इस तरीके से सीधी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम सिर्सिनेट टैक्सिस बोलते हैं। सिर्सिनेट वर्नेशन बोल दिया जाता है, लेकिन हम लीफ के केस में एक वेनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, कि रेटिकुलेट वेनेशन है कि पैरेलल वेनेशन है। ये टैक्सिस हुई कि लीफ लेमिना किस तरीके से फोल्डेड है। और एक हम जो है एस्टिवेशन पढ़ते हैं, दैट इज कि बड स्टेज में एक लीफ दूसरे लीफ से किस तरीके से अरेंज है। जो हम वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट पढ़ते हैं फ्लोरल बड के लिए, उस तरीके का अरेंजमेंट हम लीफ में भी देखते हैं, जिसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, या वर्नेशन बोलते हैं। ओके, तो ये जो है लीफ लेमिना की फोल्डिंग जो होती है फर्न में वो सिर्सिनेट होती है। ओके, अब ये जो फर्न का प्रोथैलस है, ये हम बोलते हैं ना कि हार्ट शेप दिखाई देता है, वो इस चीज को बोला जा रहा है।
प्रोथेलस यानी फर्न का गैमेटोफाइट जो होमोस्पोरस है, होमोस्पोरस स्पोर जर्मिनेट होकर के इस तरीके का प्रोथेलस बनाता है। तो यहाँ पर ये जो देखो ये बहुत छोटा सा, ये बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है और ये बिल्कुल छोटा सा बहुत छोटा सा मोनोइशियस गैमेटोफाइट दिखाई देता है। अब आप यहाँ पर देखो ये लीफ दिखाई दे रही है ना आपको, इसकी फर्न की ये लीफ दिखाई दे रही है, ये लीफ दिखाई दे रही है। और ये जैसे लीफ जो लीफलेट है, तो लीफलेट का ये डॉर्सल और ये वेंट्रल सरफेस, तो जो स्पोरोफिल है इनके नीचे पे यहाँ पर स्पोरेंजिया लगते हैं वेंट्रल सरफेस पर। हमने अभी सिलेजिनेला देखा तो हमने यहाँ पर स्पोरेंजिया लगाए थे, डॉर्सल सरफेस पे लगाए थे। यदि हम फर्न को देखते हैं तो ये नीचे की तरफ स्पोरेंजिया लगते हैं, ठीक है, वेंट्रल सरफेस पे। इस चीज़ को याद रखिएगा। फर्न की लीफ, यदि आपके घर में भी फर्न है तो आप देखिएगा तो फर्न की लीफ को ऐसे उठा करके इस साइड देखोगे तो यहाँ पर डॉटेड दिखाई देंगे जो उसके स्पोरेंजिया होंगे, और ये क्लस्टर में लगते हैं तो इनको हम सोराई बोलते हैं। ये देखो ये स्पोरेंजिया बहुत सारे लगे हुए हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हुए इस तरीके से इंडोशियम प्रेजेंट होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा नाम याद रखना कि इंडोशियम की प्रेजेंस बोलता है तो लीफ के वेंट्रल साइड में होगा, और ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया जिसे हम सोराई कहते हैं या सोरस कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये फर्न का प्रोथैलस है, मोनेशियस प्रोथैलस है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम यहीं पर लग रहे हैं। अब इसको देखो, ये तो राइजोइड्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होती हैं। ये जो प्रोथैलस है उसमें ये राइजोइड से निकल रही हैं, इसके बीच बीच में यहाँ पर एंथ्रीडियाज लगे हुए हैं, ठीक है, ये एंथ्रीडिया यहाँ। आर्किगोनियम जो है ये यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, ये जो गड्ढा है इसको हम एपिकल नॉच कहते हैं। तो बस यही आर्किगोनिया फर्न के प्रोथैलस में अपर साइड में लगती हैं, ठीक है, और इसमें नेक जो है पॉइंटेड टूवर्ड डाउन साइड, सॉरी, जो ये है ये इस तरीके से, ठीक है। तो मोनेशियस प्रोथैलस है जिसमें आर्किगोनिया अपर साइड लगती है और एंथ्रीडिया जो है वो लोअर साइड लगती है। यूनिसेलुलर राइजाइड्स होते हैं। मल्टीसेलुलर राइजोइड्स हमने किस में देखे थे? मॉसिस में देखे थे, ठीक है, ये और ब्रांच राइजोइड्स देखे थे। तो ये ऑल अबाउट, ये देखो ये वेंट्रल सरफेस पे ये सोराई दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये सारा चीज जो है फर्न के रिलेशन में आपको याद रखना होगा। ओके, तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल फिर से पूरी याद करो। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो हम एक पाइनस का या एक साइकस का पौधा देखते हैं तो वो एक्चुअली हम उसके स्पोरोफाइट को देख रहे हैं। जब टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो चुके हैं तो जिम्नोस्पर्म में तो प्रेजेंट रहेंगे ही, लेकिन यहाँ पर लाइफ साइकिल पैटर्न डिप्लॉन्टिक है, जिसमें जो हम मेन प्लांट मतलब जो गैमेटोफाइट है वो कंप्लीटली बहुत छोटा हो चुका है, बहुत रिड्यूस हो चुका है और कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया है किस पे? स्पोरोफाइट प्लांट पे, ठीक है। कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में गैमेटोफाइट का। टेरिडोफाइटा में तो हमने दोनों का भी प्रोथैलस देख के आए, वो भी अपना खाना बना रहा था, स्पोरोफाइट भी अपना खाना बना रहा था। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में गैमेटोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक हो जाता है और फूड के लिए कंप्लीटली स्पोरोफाइट पर डिपेंड करता है। जस्ट रिवर्स हो चुकी है सिचुएशन ब्रायोफाइटा से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये चीज को याद रखो। अब जिम्नोस्पर्म, हम जिम्नो यानी नेकेड होता है, स्पर्म यानी सीड होता है। ये जो दो, ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, इन्हें हम स्पर्मोफाइटा ठीक है, और फेनेरोगेम्स कहते हैं, ठीक है। स्पर्मोफाइटा का मतलब भी वही है, सीड बनाएंगे। फेनेरोगेम्स का भी मतलब वही है कि सीड और फ्रूट बना लेंगे। तो फेनेरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म केवल सीड बनाएगा और जबकि एंजियोस्पर्म जो है सीड भी बनाएगा और फ्रूट भी बनाएगा। तो हम ये चीज़ों को जस्ट ग्रुप पूरा पढ़ रहे हैं तो हम ये चीज़ याद कर लेते हैं कि दैट इज जिम्नोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एंजियोस्पर्म में इसके चारों ओर ओवरी है, तो जिम्नोस्पर्म में ये ओव्यूल जो है इनको घेरने वाली कोई ओवरी नहीं होती है, इन्हें हम नेकेड ओव्यूल बोलते हैं, नेकेड ओव्यूल, ठीक है। नेकेड ओव्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसीलिए आप देखोगे कि जो चिलगोजा वगैरह जो है जिम्नोस्पर्मिक सीड है वो सीधे प्लांट में लगते हैं। वो ऐसा नहीं कि जब आप आम खाते हो तो आम को काटते हो उसके अंदर से सीड निकलता है, या पपीता काटते हो उसके अंदर से सीड निकलता है। जिम्नोस्पर्म के केस में सीधा प्लांट के ऊपर डायरेक्टली, यदि ये प्लांट है तो यहाँ पर सीड लगा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई फ्रूट से कवर होगा,
ठीक है, तो नेकेड ओव्यूल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म की। इसके अलावा जो टेरिडोफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी, दैट इज इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, स्पोरोफाइट मेन जनरेशन है, रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, गेमेटोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट और बहुत रिड्यूस्ड हो चुका है। अब इसको पहले पढ़ लेते हैं। Ovule are not enclosed by any ovary wall. Seed formation take place. Fruit did not. Main generation sporophyte, which is differentiated into root, stem, and leaf, and always heterosporous. टेरिडोफाइटा को ऑप्शन था, मोस्टली वो होमोस्पोरस थे, कुछ हेट्रोस्पोरस थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अब कंप्लीटली हेट्रोस्पोरस होंगे। एक भी प्लांट आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां पर होमोस्पोरिया देखने को मिले। ओके, तो हेट्रोस्पोरस गेमेटोफाइट रिड्यूस्ड हो जाएगा, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वेस्कुलर टिश्यू विदाउट वेसल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। अब इसमें टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के जो वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम में वेसल नहीं होगी और फ्लोएम में कंपेनियन ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब नहीं होगा। लेकिन सिलेजिनेला और टेरिडियम, ये दो टेरिडोफाइटा हैं, और नीटम, वेल्विशिया, एफ्रिडा, ये तीन जिम्नोस्पर्म हैं। जो हैं तो जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, लेकिन इनकी जाइलम में वेसल भी प्रेजेंट होती है और फ्लोएम में कंपेनियन ट्यूब एंड कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन में एनाटॉमी में भी हमने पढ़ा है, इसके बाद भी कल भी हमने पढ़ा था ये चीज़ों को, ठीक है। तो यही लिख रहे हैं हम, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल विथ फ्यू एक्सेप्शन, नीटम, वेल्विशिया, एफ्रिडा। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है, हाँ। अब हम जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं तो एंजियोस्पर्म में भी इस बात पे हमने इस पर बात की थी कि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो का फूड होता है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और वो ट्रिप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म जो कि एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो का फूड होगा, वो भले ही फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो, पहले से बनाकर रेडी कर दिया जाता है। तो एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। अगेन जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है और बिफोर फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पर ये ट्रिप्लॉइड है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर इनको कंपेयर करो, वहाँ पे भी हमने उस समय भी कंपेयर किया था कि जिम्नोस्पर्म जो हैं उन्होंने इसमें कुछ हद तक अपनी एनर्जी वेस्ट करते थे। फर्टिलाइजेशन हो नहीं हो, वो पहले से खाना, आपके घर में मेहमान आए चाहे नहीं आए, आपने खाना बना लिया है। जबकि एंजियोस्पर्म ने ये डिसाइड कर लिया जब मेहमान आ जाएगा तभी हम खाना बनाएंगे। मेहमान यहाँ पर दैट इज जाइगोट फॉर्म हो गया तो खाना बनाते हैं एंजियोस्पर्म, क्योंकि जाइगोट बना है तो एम्ब्रियो तो बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये एंडोस्पर्म बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और जिम्नोस्पर्म जाइगोट बना नहीं है अभी, पर उसके लिए खाना बना करके, जाइगोट से बनने वाले एम्ब्रियो के लिए खाना बना करके रेडी बैठे हुए, ठीक है। तो जब जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म डेवलप हुए तो ये भी रेक्टिफिकेशन किया गया कि नहीं, एंडोस्पर्म तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होगा। ओके, तो ये है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म। एक्चुअली हम जो मेगास्पोर बनता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, और मेगास्पोर जो जर्मिनेट होता है तो उससे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, मालूम है ना। उसी फीमेल गैमेटोफाइट को जिम्नोस्पर्म में हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल प्रोथैलस, फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म, तीनों सिनोनिम वर्ड हैं इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, अभी बात करेंगे इसको। बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें मीडियम साइज ट्री भी हैं, टॉल ट्री भी हैं और श्रब्स भी हैं। द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया जो है वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है, वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ही है, और इनमें टेप रूट होगी। पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, वो हमने मिनरल न्यूट्रिशन में भी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में क्लियरली पढ़ा था कि पाइनस क्या सीड तब तक जर्मिनेशन शो नहीं करता जब तक उसका रेडिकल, मतलब वो उसके आसपास फंजाई माइसिलियम नहीं होते। वो जर्मिनेशन होता तभी है जब माइकोराइजल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। माइकोराइजा दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई। ओके, तो माइकोराइजल रूट जो है पाइनस में देखने को मिलती है। कोरोलॉइड रूट जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है साइनोबैक्टीरिया दैट इज नॉस्टॉक एनाबिना के साथ, और ये नॉस्टॉक एनाबिना के जो है साइकस की रूट में रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये नाइट्रोजन जो है किसको प्रोवाइड कराएंगे, साइकस को प्रोवाइड कराएंगे, और साइकस उनको फूड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो माइकोराइजा पाइनस में आप देखो ये सीड जर्मिनेशन को शो कर रहे हैं,
पेट्री डिश में कि ये पाइनस का पेड़ निकल रहा है और ये यहाँ पर इसका माइकोराइजल एसोसिएशन, ये देखो ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है ये फंजाई की माइसीलियम है। हमने क्लियरली बात किया था कि जब कभी माइकोराइजा एसोसिएशन होता है तो वहाँ रूट हेयर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फंजाई का माइसीलियम ही इतने बड़े सरफेस एरिया को कवर कर लेता है मिनरल वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ये देखो ये जो वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा है सबसे अच्छा इसमें दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस इज फंगल एसोसिएशन, ये फंजाई है। और ये जो बीच में चल रही है येलो येलो वो जो है पाइनस की रूट है। रूट कैसे होगी जिम्नोस्पर्म में? टेप रूट। जिम्नोस्पर्म के रूट और स्टेम भी दोनों ही सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। ओके, अब ये सिकोया जो टॉलेस्ट वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री है, सिकोया सेमी परवियंस, रेडवुड ट्री, जायंट रेडवुड ट्री। ओके, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ये जो है साइकस की एक मेन रूट होती है और दूसरी कोरोलॉइड रूट होती है। कोरोलॉइड रूट ये वाली दिखाई दे रही है, दिस इज कोरोलॉइड रूट। ओके, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे भी जब हम देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा ये इसके बारे में और पढ़ लें। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर हम दो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म प्लांट पढ़ेंगे, साइकस एंड पाइनस। ठीक है, तो बेसिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल याद कर लो। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम क्या देखते हैं? मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन जनरेशन क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। ये 2n प्लांट बॉडी है जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड है। ठीक है, इसमें वही स्पोरेंजिया लगेंगे। जिम्नोस्पर्म में हमने क्लियर पढ़ा है हेट्रोस्पोरस ही होंगे, यानी माइक्रोस्पोर्स लगेंगे और मेगा स्पोर्स लगेंगे, अलग अलग कोन में लगेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ बस शो कर दे रही हूँ। ठीक है, ये जर्मिनेट होकर के फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा, ये जर्मिनेट होकर के मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के 2n जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बन जाएगा। ये इसकी स्टोरी होती है। अब यहाँ पर हमें पाइनस और साइकस पढ़ना है, तो पाइनस और साइकस की, ये साइकस है। आपको साइकस में क्लियरली ये मिड रिब दिखाई दे रही है और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ दिखाई दे रही है। ठीक है, साइकस का पौधा जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है और उसमें लीफ जो होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। ठीक है, ये इसकी कोरोलॉइड रूट है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है ये तो उसके कोन है दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निडल शेप लीफ दिखाई दे रही है, यानी ये पाइनस का है। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, साइकस है और ये पाइनस है। ठीक है, पाइनस के केस में भी वही स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम को बियर करेंगी। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये फीमेल कोन दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये मेल कोन दिखाई दे रहे हैं। साइकस जो होता है ब्रांचिंग शो करता है, पाइनस जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, साइकस जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, पाइनस के केस में देखो ये जो है ये ऐसा ग्रो करती जाएगी और इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी ना वो लिमिटेड, मतलब पाइनस में दो टाइप की ब्रांचेस देखने को मिलती है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो अनलिमिटेड ग्रोथ यानी उसके टिप पर क्या है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, वो बिल्कुल धुआंधार तरीके से बढ़ता जाएगा, और जो लिमिटेड ग्रोथ है वो थोड़ी सी ग्रोथ के बाद रुक जाता है, उसको भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये साइकस है। ठीक है, ये साइकस है, अनब्रांच्ड पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जबकि पाइनस में निडल शेप, देखो ये सुई के समान की लीफ दिखाई दे रही है, क्योंकि पाइनस में ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन है। ये सब बात करते जाएंगे हम। यहाँ पर देखो ये गिंगो बायलोबा है, गिंगो बायलोबा में ये देखो ये लॉन्ग है, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये निकली है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये सीड है, कभी भी इसको फ्रूट मत लिख देना, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होगा कि इसके अंदर सीड होगा, ऐसा कुछ मत सोचना। यही जो है सीड है। ठीक है, क्योंकि नेकेड सीड हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें देखो ये ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बढ़ी जा रही है और ये इससे ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, एपिकल मेरिस्टेम नहीं है, तो वो थोड़ी ही ग्रोथ शो करके रुक जाती हैं, जबकि ये जो है ग्रो करती जाएगी क्योंकि इसमें एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है।
दिस इज गिंगो के सीड, ठीक है, गिंगो बाइलोबा के सीड हैं। ओके, ठीक है। तो हम जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होता है जिसमें मेरिस्टेम नहीं है उसको हम डॉर्फ शूट कहते हैं, और जो जिसमें होता है उसको हम लॉन्ग शूट कहते हैं। ओके, ये आपको रियल में भी इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये कोन्स का हम देख रहे हैं, और ये भी, ये पाइनस का ही है, पाइनस के ये मेल कोन है और ये फीमेल कोन है। ओके, तो ये है, ये जो दिखाई दे रहा है ये फीमेल कोन है। ओके, अब जो लिख रहे हैं उसको पढ़ते हैं, ये इमेज से वो क्लियर हो जाती है चीजें काफी हद तक। ये हमने पढ़ लिया था एंड टू फिक्सेशन। अनब्रांच स्टेम, कंपाउंड परसिस्टेंट पिन्नेट लीफ साइकस में देखने को मिलेगी। साइकस डायोशियस होता है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है। ब्रांच्ड स्टेम सिंपल लीफ पाइनस और सिड्रस में देखने को मिलती है। ठीक है, सिड्रस को हम देवदार बोलते हैं। लीफ वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, मतलब इन सभी के लिए एडेप्टेशन मिलता है, लेकिन पाइनस में हम किसके लिए जेरोफिटिक एडेप्टेशन देखते हैं। मतलब जो जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दोनों के लिए एडेप्टेशन है, ह्यूमिडिटी के लिए एडेप्टेशन है और विंड के लिए है। कोनिफर यानी पाइनस, सिड्रस, ये जो चीड़, पाइनस को हम हिंदी में चीड़ का पेड़ बोलते हैं। कोनिफर लीफ जेरोफिटिक एडेप्टेशन, तो पाइनस की लीफ में क्या क्या एडेप्टेशन है या कोनिफर में क्या क्या लीफ जेरोफिटिक एडेप्टेशन है। संकन स्टोमेटा, निडल शेप लीफ, निडल शेप लीफ ऐसी लीफ है तो सरफेस एरिया बहुत है, बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगी, हीट होगा और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए उन्होंने इसको निडल शेप कर लिया है कि सरफेस एरिया को रिड्यूस किया जा सके। एंड थिक क्यूटिकल है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करती है। मेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया बॉर्न इन, हाँ, मेगा और माइक्रो नहीं, इसको मेगा ही लेना, मैक्रोस्पोरेंजिया, मेगा या मैक्रोस्पोरेंजिया बॉर्न ऑन मैक्रोस्पोरोफिल, अच्छा दोनों, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया बॉर्न ऑन मैक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया बॉर्न ऑन माइक्रोस्पोरोफिल रिस्पेक्टिवली, विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस। तो अब यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट है कि मैक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल का अरेंजमेंट जो होता है एक्सिस में वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। इसके अलावा हमने स्पाइरली अरेंज लीफ और कहाँ पढ़ी, दैट इज फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का लीफी गेमेटोफाइट है, उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस जो हैं वो भी स्पाइरली अरेंज थे। सिलेजिनेला में हमने 2 वर्टिकल रो में अरेंज कराया था। ओके, एंड ये कॉम्पैक्ट होकर के या तो मतलब या बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाते हैं तो स्ट्रोबिलस या कोन बनाते हैं, या जो जो बोल रहा है लैक्स, तो इसमें ये दूर दूर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उतना, और जबकि कोन तो हम बहुत सारे अभी हमने इमेज में भी देखा है। ओके, या तो लेग्स में होंगे या उसके कोन के रूप में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये पाइनस की डॉर्फ एंड लॉन्ग शूट को शो कर रहा है। यहाँ पर ये देखो एपिकल बड है तो ये लॉन्ग शूट है, ये बढ़ता जाएगा। ये जो है ये छोटी छोटी डॉर्फ शूट है। ठीक है, डॉर्फ शूट से ये निडल शेप लीव्स निकल रही हैं, और जो डॉर्फ शूट होती हैं इनमें जो ये इसका जो एक्सिस है वो कवर होता है स्केल से, उसकी एक्सिस से ये डॉर्फ शूट निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो देखो एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये आपको जरूर याद रखना है कि पाइनस में 2 टाइप की ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग शूट, डॉर्फ शूट। लॉन्ग शूट में एपिकल बड होती है, जबकि डॉर्फ शूट में एपिकल बड नहीं होती, जिसके कारण उसकी ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है। तो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बोल लो या डॉर्फ शूट बोल लो, एक ही बात है। ओके, अब यहाँ पर ये जो है पाइनस का मेगा स्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मेगा स्पोरेंजियम ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, जब अभी बन रहा है तब ये ऐसा दिखाई देगा। इसमें इस एक चीज और देख लो, और जब अच्छा वेल डेवलप हो जाता है ना, तो देखो इनके ये एक मेगा स्पोरोफिल है, ये दूसरी मेगा स्पोरोफिल है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से मेगा स्पोरोफिल जो है कोन में स्पाइरली अरेंज्ड है, और इन दो के बीच में गैप लाना जरूरी हो जाता है जिससे कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन एंटर हो सके। ओके, यहाँ पर ये देखो, ये जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इन मेगा स्पोरोफिल के बीच में स्पेस आ जाती है जिससे कि पोलिनेशन प्रॉपर हो सके। और इसके पहले वाली जो हम एक इमेज देख रहे थे, हाँ थे हम, ये वाली इमेज देख रहे थे। ठीक है,
इसमें देखो अभी स्पोरोफिल जो है बिल्कुल एक के ऊपर एक इस तरीके से पैक है, ये बिल्कुल ऐसे पैक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा ना तो ये थोड़ा सा इसमें गैप आ जाएगा कि जिससे कि स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ जा सके। तो अभी ये इमैच्योर स्टेज में है तो ऐसा दिखाई दे रहा है, और जब मैच्योर हो जाएगा तो ऐसा दिखाई देने लगेगा, राइट। ये चीज है। अब ये देखो, ये मेगास्पोरेंजियम में, ये मेगास्पोरेंजियम का एक्सिस है, ठीक है। इसमें स्पाइरली अरेंज्ड ये मेगास्पोरोफिल लगी हुई है, और इसमें ये जो देख रहे हो आप, ये मेगास्पोरेंजियम लगे हुए हैं, जिसके अंदर मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन, ये माइक्रोस्पोर का केस है, माइक्रोस्पोर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। ओके, अब मेगास्पोरेंजियम में देखो तो ये मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। ये मेगास्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरो है, ये मेगास्पोरोफिल, ये मेगास्पोरोफिल, ये मेगास्पोरोफिल, और ये एक मेगास्पोरोफिल के, हाँ एक मेगा, ये देखो ये सिंगल मेगास्पोरोफिल है। तो सिंगल मेगास्पोरोफिल जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो है, ठीक है, ये जो एक मेगास्पोरोफिल है, ये इसका देखो, ये इसका ब्रैक्ट है, और ये मेगास्पोरोफिल का बड़ा हिस्सा जो होता है उसको हम ओविलिफेरस स्केल बोलते हैं। ओविलिफेरस स्केल में मेगास्पोरेंजियम लगते हैं। इसको मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ये एक मेगास्पोरोफिल है, ये इतना ब्रैक्ट स्केल हो गया, ये एक ही मेगास्पोरोफिल है, इसका ये इतना हिस्सा ब्रैक्ट स्केल हो गया, और जो बाकी का हिस्सा है ये इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि दैट इज, इस साइड पे हम ओव्यूल बेयर करा देंगे, ठीक है। तो ये है पूरी एक मेगास्पोरोफिल, लेकिन ये ब्रैक्ट स्केल और ओव्यूलिफेरस स्केल में डिफरेंशिएटेड होती है। और ये ओव्यूलिफेरस स्केल और यहाँ पर ओव्यूल है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन ये किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। तो यहाँ पर ये जो ओव्यूलिफेरस स्केल है वो इस सीड के विंग का काम करेगा। पाइनस के केस में इसके पॉलन ग्रेन में भी विंग होते हैं जो एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, और सीड भी में भी विंग होता है, पंख होता है, जो कि ये ओव्यूलिफेरस स्केल जुड़ा हुआ है ना ओव्यूल के साथ, ये उस सीड के डिस्पर्सल में उसको उड़ाने में मदद करेगा, ठीक है। ये चीज है। तो ये हमने देखा, ये मेगास्पोरेंजियम है, यहाँ पर ये मेगास्पोरोफिल अरेंज है। एक सिंगल मेगास्पोरोफिल देखो तो ब्रैक्ट स्केल और ओव्यूलिफेरस स्केल में डिवाइडेड है। ओव्यूलिफेरस स्केल में आप यहाँ पर देखो, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, ये इसका माइक्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगी, ओके। तो ओव्यूल में क्या बनेगा? पहले मेगास्पोर सेल बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल बनेगी, और मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बनी, जो मियोसिस से उसने 4 मेगास्पोर को बनाया, ठीक है। 4 मेगास्पोर में से इसमें भी वही होता है, एक सर्वाइव करता है, और ये जो एक मेगास्पोर है जो हैप्लॉइड है, ये जर्मिनेट होता है, यानी इसमें माइटोसिस होती है, और करीबन 2000 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। 2000 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, फिर वो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो एक मेगास्पोर माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2000 न्यूक्लियाई बना रहा है, 2000 सेल बना रहा है, वही जिम्नोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट है, वही जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है, वही जिम्नोस्पर्म का फीमेल प्रोथैलस है, ठीक है। अब इसमें से यहाँ पर देखें तो जैसे पाइनस है तो यहाँ पर 1 से 5 आर्किगोनियम लग जाएंगी। जिम्नोस्पर्म में हमने पहले ही बात कर ली कि जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनियम में नेक कैनॉल सेल जो होगी वो कंप्लीटली अब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। तो बस यहाँ जो मेन चीज यही समझना है बेटा आप लोगों को कि दैट इज, ये जो है ये ब्रैक्ट स्केल, ये ओव्यूलिफेरस स्केल, और यहाँ पर ये ओव्यूल है, ठीक है। ये ओव्यूल है, यहाँ पर ये न्यूसेलस था, और न्यूसेलस के अंदर ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ। कैसे? क्योंकि जो एक मेगास्पोर बना था वो बार बार डिवाइड हुआ, और उसने 2000 सेल्स बनाई, और इन 2000 सेल्स को ही हम एंडोस्पर्म या फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं यानी आर्किगोनियम तो लगेगी। यहाँ हमने क्लियरली बात की थी पहले कि जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनियम बहुत रिड्यूस होती है, तो जिम्नोस्पर्म की आर्किगोनियम का पाइनस के केस में देखें तो 8 नेक सेल हो जाएंगी, ये 4 पीछे, एक वेंटर कैनॉल सेल ले लो और एक एग सेल ले लो, ये इसका आर्किगोनियम हो गई। तो 1 से 5 आर्किगोनियम यहाँ पर बनेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, हाँ इस ओव्यूल को देखो, क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। मेगास्पोर बार बार माइटोसिस करता जाएगा, 2000
वाली सेल वाली एक स्ट्रक्चर को बनाएगा जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट है यानी ये हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये हैप्लॉइड मेगास्पोर से डेवलप हो रही है। और इस फीमेल गैमेटोफाइट में 1 से 4 आर्किगोनियम लगेंगी, जिसमें 8 नेक सेल होगी, नेक कैनॉल सेल कंप्लीटली एब्सेंट होगी, एक वेंटर सेल होगी और एक क्या होगा, दैट इज एग होगा। ओके, तो ये इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट में लगेंगे। अब इसका जब ओव्यूल देखते हैं ना, तो ये देखो सिंपल सा जो हम ओव्यूल बनाते हैं वो ये न्यूसेलस हुआ, इसके इंटेग्यूमेंट बनाते हैं, ये इंटेग्यूमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये तो हम इस तरीके से यहाँ हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। लेकिन यदि हम जिम्नोस्पर्म का जब ओव्यूल बनाते हैं ना, तो ये इंटेग्यूमेंट इस तरीके से, ये तो माइक्रोपाइल है, ये जो कैविटी बन रही है इसको हम पोलन चैम्बर बोलते हैं। पोलन ग्रेन आकर के यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, एक एक साल यहाँ पर पड़ा रहता है पोलन चैम्बर में। ओके, तो पोलन चैम्बर प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि ये जो दिखाई दे रहे हैं ये गैप दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड पोलन चैम्बर। ओके, ये हो गया। अब इसको पढ़ लेते हैं, फिर इमेज एक बार और देखेंगे। स्ट्रोबिले बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिएट, या हम उसे मेल स्ट्रोबिलाई भी कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। माइक्रोस्पोर हाईली रिड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर से हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम में ये माइक्रोस्पोर बन गए मियोसिस से। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर इसी के अंदर है जब, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहते रहते ही वो अपना पूरा डेवलपमेंट कर चुका होगा। तो इसमें पहले एक डिवीजन हुआ, 4 सेल बन गई, बार बार डिवीजन से 4 सेल बन गई। 4 सेल में 2 सेल प्रोथेलियल सेल हो गई, एक सेल जो है जर्मिनेटिव सेल हो गई, जर्मिनेटिव नहीं, जनरेटिव सेल हो गई, और एक सेल जो हो गई वो ट्यूब सेल हो गई। क्या क्या हुआ, ये एक माइक्रोस्पोर है, इसको पूरे इसको एक माइक्रोस्पोर ले लो, इसमें डिवीजन हुआ, ये 4 सेल बनाई पाइनस के केस में। ठीक है, यहां पर ये 1 और 2 प्रोथेलियल सेल है। ठीक है, प्रोथेलियल सेल यानी जो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है, और एक ये ट्यूब सेल है जिसे हम एंजियोस्पर्म के केस में वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, उसे भी हम वहां पे भी ट्यूब सेल बोलते हैं जो पोलन ट्यूब बनाती है। देन ये जनरेटिव सेल, जब हमने वो जो चैम्बर बनाया था पोलन चैम्बर, ठीक है, यहाँ पे पोलन चैम्बर पे ये 4 सेल्ड स्टेज में जाकर के वहां डिपॉजिट हो गया। जब इसको ये जो है ये पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करने का काम करेगी, ये जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड होती है, तो एक बॉडी सेल बनाती है और एक स्टॉक सेल बनाती है, और बॉडी सेल फिर से डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट्स को बनाती है। पाइनस के मेल गैमेट में कोई सीलिया फ्लैजिला नहीं होते हैं, लेकिन साइकस का जो मेल गैमेट होता है वो मल्टीसीलिएटेड होता है, और लार्जेस्ट मेल गैमेट है 300 माइक्रोन के करीबन उसका साइज होता है। साइकस का ओव्यूल और साइकस का स्पर्म, दैट इज मेल गैमेट, लार्जेस्ट होते हैं प्लांट किंगडम में। ओके, तो हमने क्या देखा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बना। अब यदि ये पाइनस का माइक्रोस्पोर है, उसका प्रिकॉशियस डेवलपमेंट हो जाएगा, दैट इज ये जो 4 सेल बननी है वो जब वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है तभी वो बना लेगा। ठीक है, फिर जब माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएगा तो वो बस्ट होगा, डेहिसेंस होगा, स्फुटन होगा उसमें, और ये माइक्रोस्पोर एकदम बाहर निकलेंगे। इतने जहाँ कहीं पे भी चीड़ के जंगल होते हैं, पाइनस के जंगल होते हैं, तो सभी एक ही साथ रिलीज करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन में सभी एक ही साथ मैच्योर होंगे। फ्लावरिंग मतलब जब भी उनमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योरेशन का पीरियड ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये जो निकलते हैं इतने सारे माइक्रोस्पोर, ये हल्के येलो कलर के होते हैं, तो वो जंगल में पीली पीली धुंध दिखाई देने लगती है, जिसको हम सल्फर शॉवर के नाम से या सल्फर डस्ट के नाम से जानते हैं। तो पाइनस के जो पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक संख्या में रिलीज होते हैं और इतने सारे पेड़ हैं सभी रिलीज करते हैं, तो इसे हम सल्फर शॉवर के नाम से जानते हैं, राइट। फिर ये पहुंच गए कहाँ, दैट इज फीमेल कोन में। फीमेल कोन में ये मेगा स्पोरोफिल के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है उसके डॉर्सल सरफेस पर, ओव्यूलिफेरस स्कूल के ऊपर, उसके पोलन चैम्बर में, ओव्यूल के पोलन चैम्बर में जाकर के डिपॉजिट हो गए। तो जब ये पॉलिनेशन होता है, यानी ये पोलन चैम्बर में पहुंचते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बीच करीबन 1 साल का टाइम रह जाता है। ठीक है, 1 साल की ड्यूरेशन के बाद ये जाकर के फर्टिलाइज करते हैं।
यहाँ पे भी ये जो उड़ के आ रहे हैं, हवा इनको उड़ा करके ला रही है, दैट इज एबायोटिक एजेंसी। विंड लेकर के आ रही है, यानी विंड पॉलिनेशन है, दैट इज एनिमोफिली होती है जिम्नोस्पर्म के केस में। ठीक है, पाइनस का माइक्रोस्पोर जो है 4 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट को बनाता है, जिसमें 2 प्रोथेलियल सेल होती हैं। ठीक है, पाइनस के पोलन ग्रेन में 3 वॉल होती है, आउटर एक्साइन होती है, और बीच वाली जो लेयर होती है वो पाइनस के माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का विंग बनाती है, बीच वाली लेयर। ठीक है, और ये फिर जब पोलन चैम्बर में जाकर के बैठ गए, 1 साल बाद जब ये फर्टिलाइजेशन करने जाएंगे तो ट्यूब सेल जो है ये पोलन ट्यूब बनाएगी, और ये पोलन ट्यूब जो है 2 मेल गैमेट को लेकर के आर्किगोनियम के पास पहुंचेगा, जिसमें से एक मेल गैमेट आर्किगोनियम के एग को फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा जो है, और ये दूसरा मेल गैमेट डीजनरेट हो जाएगा, स्टॉक सेल डीजनरेट हो जाएगी। वहां तो एंजियोस्पर्म में हमने दोनों मेल गैमेट को यूज करा लिया था, एक को एग को फर्टिलाइज कराने में, और दूसरा जो है सेंट्रल सेल में जो पोलर न्यूक्लियाई है उनको फर्टिलाइज कराने में। यहां सिर्फ एक मेल गैमेट यूज होता है। ठीक है, यही चीज साइकस का होता, तो साइकस के केस में ये 3 सेल बनता है, एक प्रोथेलियल सेल, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल। जनरेटिव सेल वही बनाती, एक बॉडी सेल और एक स्टॉक सेल। बॉडी सेल से 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता। साइकस का मेल गैमेट मल्टीफ्लैजिलेटेड हो जाता। ठीक है, बस इतना ही है। वेंटर कैनाल सेल साइकस और पाइनस की बाइन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एज अ होल ग्रुप, नेक कैनाल सेल कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगी। इधर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्रूट तो ओवरी तो है नहीं जो फ्रूट में चेंज होगी। ठीक है, बस ये इतना ही है। तो यही चीज है, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पोलन ग्रेन डेवलपमेंट टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया और एनिमोफिली, दैट इज विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। द कोन्स बेरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल, ये सब वही चीज है बेटा जो मैं बता चुकी हूँ। फीमेल कोन है, फीमेल कोन में मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होगी, उनमें से एक मेगास्पोर जो होगा, एक मेगास्पोर डिवाइडेड म्यूटिकली फॉर्म 4 मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये कितने न्यूक्लियस को प्रोड्यूस करती है, मैंने आपको बताया, दैट इज 2000 सेल वाला फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। उसी को हम एंडोस्पर्म कहेंगे। इसमें 2 से अधिक आर्किगोनिया, ठीक है, पाइनस है तो 2 से 5 आर्किगोनियम देखने को मिलती है। और ये जो मेगास्पोर है उसका जो जर्मिनेशन होकर के फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ओव्यूल इनटू सीड। ओके, ये हो गया। अब साइकस किस तरीके से अलग अलग है? साइकस अनब्रांच्ड है, डायोशियस है, इसमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है जो काफी समय तक उसमें लगी रहती है। नॉर्मल रूट होती है, इसके अलावा कोरोलॉइड रूट होती है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबिना का देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल्स के द्वारा होता है साइकस में। मेल कोन प्लांट अपेक्स में लगते हैं, एनुअली लगते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो एबेक्सियल साइड में लगते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे की तरफ। पोलन मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरेंजियम में टैपिटम प्रेजेंट होता है जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को फूड प्रोवाइड कराता है, जैसा कि हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा। मेगास्पोरोफिल बियर मेगास्पोरेंजिया एंड कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म कोन, ये हम देख चुके हैं सब चीजें। लार्जेस्ट ओव्यूल है, साइकस का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है, जबकि पाइनस का ओव्यूल जो है एनोट्रोपिस है। यूनिटेगमिक, सिर्फ जो ये न्यूसेलस है, ये जैसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस इज ये न्यूसेलस हुआ, ये फ्यूनिकल हुआ, ये इंटेग्यूमेंट हुए। यहां पर ये पोलन चैम्बर और प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पोलन चैम्बर, यहाँ पे भी पोलन चैम्बर। तो सिंगल इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूसेलस है, यहीं पर ये 2000 न्यूक्लियाई वाला एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है, और यहीं पर यहाँ पर आर्किगोनियम लगती है। ठीक है, ये हो गया। तो मेल गैमेट लार्जेस्ट ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल एंड यूनिटेगमिक हो गया। मेल गैमेटोफाइट एक प्रोथेलियल सेल होगी, एक जनरेटिव सेल होगी, एक ट्यूब सेल होगी। पॉलिनेशन जो है 3 सेल्ड स्टेज में है, पाइनस में 4 सेल्ड स्टेज में है क्योंकि वहां पर 2 प्रोथेलियल सेल थी। नेक कैनाल सेल एब्सेंट है, वेंटर एब्सेंट होता है, मतलब ये जो से नेक है, ठीक है, यहीं पर
वेंटर कैनॉल सेल हो गई और एग हो गया। और इसके आजू बाजू यदि आप देखोगे तो कोई इसकी जैकेट नहीं होगी जैसा कि हमने ब्रायोफाइटा में देखा था। यहाँ पर सीधे जो है न्यूसेलस की सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यानी वेंटर सेल नहीं होती, वेंटर कैनॉल सेल है। क्या अंतर होता है वेंटर सेल और वेंटर कैनॉल सेल में? ये नेक सेल है और ये वेंटर सेल है। ये वेंटर बन रहा है ना, और इसको वेंटर को बनाने वाली ये वेंटर सेल है। इसके अंदर ये वेंटर कैनॉल सेल है और ये एग है। इसके अंदर नेक कैनॉल सेल है जो कि टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये जो है इसके चारों ओर वेंटर कैनॉल सेल अब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म में। वेंटर सेल एब्सेंट होती है लेकिन वेंटर कैनॉल सेल प्रेजेंट होती है जो कि बाइन्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। लार्जेस्ट एग हो गया, लार्जेस्ट एंथ्रोजोइट हो गया। साइफोनोगेमस यानी मेल गैमेट को कौन लेकर के जाता है आर्किगोनियम के पास? दैट इज पोलन ट्यूब लेकर के जाती है। इसके सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं। हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन होता है। सागोपाम, सागोपाम से सागोपाम जिससे दैट इज साइकस रिवोल्यूटा, जिससे कि हम साबूदाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो अगेन इसको हम एक बार और इसको देख लेते हैं। साइकस में अनब्रांच्ड है, डायोशियस है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है, नॉर्मल एंड कोरलॉइड रूट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बल्बिल से है। मेल कोन अपेक्स पे लगेगा, एनुअली लगेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम अब एक्सियल साइड जाएंगे और टैपिटम होगा इनके माइक्रोस्पोरेंजियम में। मेगास्पोरोफिल जो है फीमेल कोन को बनाती है। लार्जेस्ट ओव्यूल ऑर्थोट्रोबस यूनिटेगमिक ओव्यूल। मेल गैमेटोफाइट 3 सेल्ड स्टेज है। पॉलिनेशन जो है 3 सेल स्टेज में होगा। एनिमोफिली होगा। फर्टिलाइजेशन साइफोनोगेमस होता है, दैट इज पोलन ट्यूब जो होती है मेल गैमेट को कैरी करती है। 2 कॉटिलीडन, हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन एंड सागोपाम, साइकस रिवोल्यूटा। पाइनस के केस में देखो तो ब्रांच स्टेम मोनोशियस यानी मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पर लगते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन, लॉन्ग शूट, डॉर्फ शूट, लॉन्ग शूट या ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिसमें एपिकल बड प्रेजेंट होगी, डॉर्फ शूट जिसमें एपिकल बड नहीं होगी। यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में याद रखो कि जो माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, वो भी तो सेल में डिवाइड, तो कई सारी सेल डिवाइड होकर के इन 4 सेल से, मतलब मैं एक नंबर बोल रही हूँ, मतलब ग्रुप ऑफ इनिशियल्स जो होती हैं वो मेगा स्पोरेंजियम एंड माइक्रो स्पोरेंजियम को बनाती हैं, तो हम इसे यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। सिलेजिनेला, पाइनस, इनमें हम यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट देखते हैं। और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट जब कभी टर्म आता है उसका मतलब होता है सिर्फ एक सेल जो है डिवाइड होकर के पूरा की पूरा स्पोरेंजिया को बनाती है, तो हम उसे लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि हम फर्न में देखते हैं, ठीक है, टेरोप्सिडा में देखते हैं। देन ओव्यूल, यहाँ पर एनाट्रोपस है, ये भी यूनिटेगमिक है। मेगास्पोरोफिल में ब्रैक्ट स्केल और ओव्यूलिफेरस स्केल है। ओव्यूलिफेरस स्केल सीड के विंग को बनाता है। पोलन ग्रेन 4 सेल स्टेज, ट्रूप 2 जिसमें 2 प्रोथीलियल सेल, 1 जनरेटिव सेल और 1 ट्यूब सेल होती है। कई सारे कॉटिलीडन होते हैं सीड में। इपीजियल सीड जर्मिनेशन है जबकि वहां पर हाइपोजियल सीड जर्मिनेशन है। चिलगोजा, दैट इज चिलगोजा हम पाइनस जिरार्डियाना से ऑब्टेन करते हैं, और रेजिन जो है हम पाइनस सक्सिनीफेरा से, रेजिन दैट इज अंबर या जिसे हम फॉसिलाइज रेजिन कहते हैं, वो पाइनस सक्सिनीफेरा से ऑब्टेन किया जाता है, ओके। ये वही सारी इमेजेस हैं, फिर से ये इमेजेस को देख चुके हैं हम। अब एंजियोस्पर्म हमारा अच्छे से किया हुआ है, जस्ट हम एक रिकॉल लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत अच्छा से मेंटेन करती है साइटोलॉजी से कनेक्ट करते हुए, कि हम एनिमल्स के केस में देखते हैं कि एनिमल में विथ फ्यू एक्सेप्शन हैप्लॉइड सेल जो है वो कभी भी माइटोसिस शो नहीं करती है, लेकिन प्लांट के केस में ये होता है हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस शो करती है, और हैप्लॉइड सेल के माइटोसिस शो करने के कारण ही हम हैप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हैप्लॉइड स्पोर बना उसमें माइटोसिस होकर के गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। तो दैट इज, इसी वजह से हम 2 टाइप की प्लांट बॉडी प्लांट के केस में देख पाते हैं, दैट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, ओके। ये हुआ। तो एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फ्लावर, सीड एंड फ्रूट इनक्लोजेस, क्योंकि फ्रूट जो है सीड को इनक्लोज करता है। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से, और फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, दैट इज फ्रूट इनक्लोजेस सीड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओके। यहाँ पर वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, यानी कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, जाइलम वेसल्स, जो भी डेवलपमेंट है कंप्लीट है एंजियोस्पर्मिक ग्रुप में, ठीक है।
एंड एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। स्मॉलेस्ट जो है वोल्फिया है, टॉलेस्ट ट्री जो है यूकेलिप्टस दैट इज नीलगिरी है, जो कि 100 मीटर से भी ऊंचा होता है। सोर्स ऑफ एंजियोस्पर्म सोर्स ऑफ फूड है, हमारा खाना दैट इज पोएसी फैमिली हमारे मोस्ट ऑफ द सीरियल्स को प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा पूरी सब्जियां, फल, जो कुछ भी है मैक्सिमम वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म से ऑब्टेन करते हैं। दो क्लासेस में, डाइकॉट जिसके सीड में 2 कॉटिलीडन होते हैं वो डाइकॉट, जिसके सीड में 1 कॉटिलीडन होता है मोनोकॉट हो जाता है वो। फिर ये वोल्फिया और ये देखो यूकेलिप्टस, ठीक है। वोल्फिया बहुत छोटा होता है, रिड्यूस्ड स्टेम होता है, उसमें हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी में। डाइकॉट में सीड में 2 कॉटिलीडन, लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन, और फ्लावर, ये चीज को याद रखना, फ्लावर या तो टेट्रामेरस होता है या पेंटामेरस होता है, जबकि मोनोकॉट जैसे लिलिएसी फैमिली में हम ट्राइमेरस फ्लावर देखते हैं। ये अपने आप में एक डिफरेंस है। टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर आपको किसी में देखने को मिल रहे हैं, दैट आप समझ जाओ कि वो डाइकॉट प्लांट है। सीड में 2 कॉटिलीडन है, आप समझ लो जाओ डाइकॉट है। लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली डाइकॉट प्लांट है। ओके, अब मोनोकॉट का हमने देख लिया। एंड्रोशियम जो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जिसकी सिंगल यूनिट स्टेमेन होती है, जो फिलामेंट और एंथर लोब से मिलकर के बनी होती है। जो इसमें ये एक तरीके से ये क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। ये एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट। मोनोकॉट यानी पत्तियां घास जैसी दिखाई देती हैं। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, सिंगल यूनिट कार्पल, जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में डिफ्रेंशिएट हो गई, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, जिसमें एक मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होकर के मियोटिकली डिवाइड होकर के 4 मेगास्पोर बनाती है, जिसमें से 3 माइक्रोपाइलर एंड के मेगास्पोर डी जनरेट हो जाते हैं, और चैलेजल एंड वाला 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने सभी ग्रुप में देखा, ब्रायोफाइटा में देखा, एल्गीज में भी देखा। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, और जिसके रिजल्टेंट हम 3 लाइफ साइकिल देखते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है, इसको देखना है तो देख लेते हैं। ये मस्टर्ड का पौधा है, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर दैट इज पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ग्रेन ने ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस किया। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज कार्पल में मेगास्पोर मदर सेल, जिससे मेगास्पोर से ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बना। ये मेल गैमेट में एक एग मेल गैमेट से फ्यूज हुआ, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये जाइगोट प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, और उससे इस तरीके के प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, देन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हम कई बार बात कर चुके हैं, दैट इज मेन जनरेशन इज हैप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड केवल क्या किस रूप में देखने को मिलेगी हमें, ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सिर्फ इतनी सा, सिर्फ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के केस में सिर्फ जाइगोट ही डिप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, यदि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो आपको मियोसिस जाइगोट में देखने को मिलेगी। जाइगोटिक मियोसिस है, अपने आप समझ जाओ कि वो क्या है, हैप्लॉन्टिक प्लांट है। वो प्लांट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जांपल याद रखो, वॉल्वॉक्स, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, ये सब यूलोथ्रिक्स, ये सब जो है हैप्लॉन्टिक है। फंजाई भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। डिप्लॉन्टिक में आप देखो पूरी जनरेशन जो है, मेन प्लांट जो है स्पोरोफाइट है, एंड गेमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये हुआ। और यहाँ पर जो अब डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में मियोसिस कहाँ पे होती है, एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लांट्स में 2 मियोसिस आप देखते हो, 2 जगह मियोसिस देखती हो, या तो जाइगोटिक मियोसिस देखते हो दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, या फिर आप किस में देखते हो, स्पोरिक मियोसिस देखते हो, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। ओके, तो और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में टेरिडोफाइटा है, तो उसमें दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन टेरिडोफाइटा में मेन जनरेशन स्पोरोफाइट है और गेमेटोफाइट बहुत रिड्यूस्ड हो चुका है।
ब्रायोफाइटा है तो मेन जनरेशन क्या हो जाएगी, गेमेटोफाइट, विच इज जो कि इंडिपेंडेंट होगी, जबकि स्पोरोफाइट ब्रायोफाइटा के गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल हमने देखा, डिप्लॉन्टिक, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड फ्यूकस। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि क्या गाना चल रहा है, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, बट जो ड्यूरेशन है इसमें गाना ही गाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका होगा, आई थिंक 2 घंटे का तो वही, इससे ज़्यादा ही हो रहा होगा लेक्चर। एंड लास्ट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस इज ब्राउन एल्गी, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया इज रेड एल्गी एंड कैल्प इज ब्राउन एल्गी, कैल्प दैट इज लेमिनेरिया। ओके, तो ये हुआ एक्टोकार्पस, और ये सब तो हमारे पहले वाले लेक्चर पे आते हैं। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप डेफिनेटली आपसे बन जाएंगे। तो ये इस तरीके से हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर बायोलॉजी का ख़त्म होता है। एक चीज़, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और कम नंबर आ रहे हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है। यदि आप लोगों को बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है तो जो सब्जेक्ट वीक है उस पर आप फोकस करो, क्योंकि हमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अच्छे से मालूम है कि पूरी रेट ऑफ रिएक्शन यानी किससे कंट्रोल होती है, जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लैकमैन के लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा उसके बारे में बात करेंगे। तो वैसे ही नीट एग्जामिनेशन में भी यदि आप सोच लो कि आपने बायोलॉजी और या वॉट एवर 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लिए, तीसरा सब्जेक्ट वीक है, तो आपके रिजल्ट को वही वीक सब्जेक्ट या वीक टॉपिक जो है कंट्रोल कर सकता है। तो कीप रिवाइजिंग। और दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में आप किसी भी लाइन को ये मत सोचिए कि वो फालतू लिखी हुई, ठीक है। और रिजल्ट अच्छा आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें दिन वेस्ट नहीं करना है, अपना सर दर्द नहीं करवाना है, सिंपल आप फिर से आप चालू हो जाओ। क्योंकि देखो हर एक बच्चे का पोटेंशियल अलग होता है, एक हम यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं दे सकते कि तुम इतने घंटे पढ़ो या तुम इस तरीके से पढ़ो। आप सबका, आप इंडिविजुअल हो, आपके सब में एक यूनिकनेस है, अपने हिसाब से शेड्यूल सेट करके आप पढ़ाई करते जाओ। बस यहाँ पर ये जो है वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो जाएगा कि कोई भी रिजल्ट होना है उससे हमें डिस्टर्ब नहीं होना, चाहे वो अच्छा आ रहा हो चाहे वो खराब आ रहा हो, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जैसे आज हम धीरे धीरे चलते हुए क्रैश कोर्स मतलब मेन कोर्स कंप्लीट हुआ हमारा, फिर क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया, वैसे धीरे धीरे आप अपनी मेहनत करते जाइए और डेफिनेटली आप अपने डेस्टिनेशन दैट इज MBBS पर पहुंच जाओगे। ओके, सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, टेक केयर। और बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, आज मैं सजेशन भी नहीं बोलूँगी क्योंकि इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हो, तो बिल्कुल एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। नहीं कि कोई ने, किसी ने, एक बच्चे ने एक कोई बहुत अनशन क्वेश्चन पूछ लिया जो जिसकी 0.001 भी प्रोबेबिलिटी नहीं है नीट के एग्जामिनेशन की, सपोज आ भी जाता है तो आप वो एक क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उस एक जिसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है उसके पीछे आप अपना 2 घंटे कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते और अपने फोकस को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्योंकि मोस्टली यही होता है, एक कोई क्वेश्चन, क्योंकि नेट में भी इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, किसी ने भी एक क्वेश्चन फेंका और सब लग गए उस पर कि ये कैसे सॉल्व होगा, और उसके आने की संभावना कितनी है, ना के बराबर। तो आप वो 2 घंटे में आप कम से कम 100 क्वेश्चन और रेडी कर सकते। तो ये चीज़ जो होता है दैट इज, आपको मालूम है, पैटर्न देखते जा रहे हैं। एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन देगा भी तो कितने देगा, पूरे 90 क्वेश्चन क्या एनसीईआरटी से बाहर देने वाला है क्या, कि 50 क्वेश्चन देने वाला है? ऐसा तो होगा नहीं ना। उसने एक सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी को तो पहले आप बहुत अच्छे से करो। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत स्मार्ट वे में स्टडी सबसे ज़्यादा रिजल्ट देती है। ये नहीं कि हम ये भी टफ कर लें, फिर MBBS में सिलेक्शन हो जाए तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, जो चाहो वो करो आप फिर नोबेल प्राइज़ भी ला सकते हो अपने लिए, ठीक है, अपने लिए यानी इंडिया के लिए। तो अभी पहले सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर पूरा ध्यान दो। ओके, और कोई भी यदि आप लोगों को लगता है तो आप लिख सकते हो, तो उस पर हम सभी लोग मिल करके देख लेंगे। सो लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू, टेक केयर बेटा।